जो भी आए, हम लोग तैयार रहें शारीरिक और मानसिक रूप से। उसके लिए इच्छा शक्ति को बढ़ाना और हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इसलिए पौष्टिक आहार पर भी हमने जो है एक, हमारे जो साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी जो प्रकोष्ठ है उसने भी एक कार्यक्रम किया। एक लगातार एक यज्ञ हम चलाते रहे हैं और अब ये पूर्णाहुति का समय आ गया है। दूसरा लहर समापन की ओर है। लॉकडाउन खुल रहा है, भोपाल में भी 100% खुल गया है, लेकिन जागरूकता ही चाबी है। जागरूकता ही हमें बचा सकती है। स्वस्थ रहना जरूरी है, आवश्यक है। योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, मानसिक शांति बनाए रखें, तनाव मुक्त रहे, तभी हम कोरोना मुक्त हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, यानी कि कोविड उपयुक्त जो व्यवहार है उसका पालन करें, यह भी आवश्यक है। इसलिए अभी तक व्याख्यानों की एक श्रृंखला चली और ये 3 दिन व्याख्यान तो रहेंगे क्योंकि इस विषय को समझना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, प्रदर्शित भी करेंगे आपके सामने कि आप घर बैठे, कार्यालय में बैठे, विद्यालय में बैठे, विश्वविद्यालय में बैठे, घूमते फिरते भी आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे व्यायाम भी बताए जाएंगे, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताए जाएंगे, कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स भी बताए जाएंगे, जिससे आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहे। क्योंकि स्वच्छ भारत भी तभी संभव है जब स्वस्थ भारत हो। यह अलग नहीं देखा जा सकता। तो स्वस्थ भारत के उस संकल्पना को लिए आगे बढ़ाना है और हम सब स्वस्थ रहेंगे। यहाँ जो विशेषज्ञ हैं, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर नवदीप जोशी जी और उनके टीम का। हमारा उनके साथ बहुत पुराना सहयोग है। अभी कल ही उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया था जिसमें आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उनका मार्गदर्शन मिला और उस कार्यक्रम में भी योग के महत्व पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योगाचार्यों ने और एकेडमिशियंस ने उस विषय पर अपनी बात रखी और उसमें भी हमारा सहयोग रहा। आपके कई कार्यक्रमों में हमें भी जाने का सौभाग्य मिला है। योग के प्रति निस्वार्थ भावना से उन्होंने योग को कोई बिजनेस नहीं बना रखा है। नवदीप जी ने उसका एक जन आंदोलन बना रखा है और उस उद्देश्य से जन जन तक योग को पहुंचाने का, उसके लाभ को पहुंचाने का, उसी श्रृंखला में वो हमारे साथ जुड़े और इस योग के इस मंत्र को, इस स्वास्थ्य के मंत्र को, इस गुरु मंत्र को हमारे विद्यार्थियों को, हमारे संकाय और कर्मचारी बंधुओं को देने का एक प्रयास आपकी ओर से किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके इस सेशन से, 3 दिवसीय सेशन से, इसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर अग्रवाल और प्रोफेसर शशिकला जी, हमारे जिन लोगों को योग, मेडिटेशन इत्यादि विषयों में बहुत रुचि रखते हैं, ऐसे हमारे संकाय सदस्य और वरिष्ठ विभागाध्यक्ष हैं, इनका भी हमारे छात्रों को मार्गदर्शन मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये 3 दिन का कार्यशाला से आप सभी को बहुत लाभ पहुंचेगा। योग एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों बात की जा सकती है। हम लोग कल भी मैं यही कह रहा था कि योग को जो है वो एक जीवन शैली, ये वे ऑफ लाइफ की तरह देखना चाहिए। योग मात्र कुछ व्यायाम नहीं है, योग मात्र पौष्टिक आहार नहीं है, योग व्यवहार नहीं है, योग सिर्फ चरित्र नहीं है, योग जो है एक संपूर्ण जीवन शैली, एक वे ऑफ लाइफ है जिसको अपनाने से, योग मतलब जोड़ना, और उन सबको जोड़ने से ही हम
एक संपूर्णता की तरफ जाएंगे। और मैं पुनः लाल बहादुर ओझा जी को, हमारे टेक्निकल टीम को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो सफल आयोजन पिछले 2 महीने से हम कर रहे हैं, उसका भी हम इसी कार्यक्रम के साथ एक विधिवत समापन कर रहे हैं। पुनः मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि योग जो है वो एक संपूर्ण जीवन शैली है। इसके बारे में, इसके विविध पहलुओं के बारे में हम लोग आगे सुनेंगे। यहाँ से इस कार्यशाला की बागडोर मैं डॉक्टर नवदीप जोशी जी को सौंपूं। वो चलाएंगे, लेकिन इसके पहले उनके बारे में कुछ हम लोग जान लें। नवदीप जोशी जी अंतर्राष्ट्रीय नाद योग गुरु हैं। आप योग और नेचुरोपैथी दोनों में प्रशिक्षित हैं और दोनों को लेकर देश और दुनिया भर में कार्यशालाएं करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा जो है मुख्य रूप से योग के बारे में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से हुई है, जहां से आपने डॉक्टरेट की उपाधि ली है। और फिलहाल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय में आप आचार्य हैं। आप 2 दशकों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल उसके अकादमिक बल्कि व्यवहारिक पहलुओं पर भी काम करते रहे हैं। और इसी क्रम में आपने नवयोग सूर्योदय समिति की स्थापना की है और इस आपका एक तरह से उद्देश्य है कि योग को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इस मिशन में आप लगे हुए हैं। आपने जो भी इस क्षेत्र में काम किया है उसके लिए कई सम्मान प्राप्त हैं, जैसे योगाचार्य, योग शिरोमणि, उत्कृष्ट सेवा सम्मान आदि विभिन्न संस्थाओं ने आपको सम्मानित किया है इस काम के लिए। आप अपनी इस कौशल और विशेषज्ञता के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय सहित दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार की कई समितियों के भी माननीय सदस्य हैं। आपको हम यहाँ अपने विश्वविद्यालय में पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इस 3 दिवसीय सहयोग से हम लोगों को बहुत कुछ इस क्षेत्र में जानने को मिलेगा। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आगे की कार्यवाही के लिए मैं मंच आपको सौंपता हूँ। डॉक्टर नवदीप जोशी जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद श्री ओझा जी और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर के जी सुरेश जी। आपने बहुत अच्छी तरह से विषय को रख के आगे किया है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं मैं उनको अभी आश्वस्त करना चाहता हूँ और उनसे वादा भी करता हूँ कि आप 3 दिन रहिए और ज़रूर आपको आनंद की कला और ये नाद का एक स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। सबको लगना है, करना है। अभी हमें पूरा कॉन्फिडेंट है। पहले हम लोग ऑफलाइन कराते थे, धीरे धीरे ऑनलाइन में चेंज हुए, लेकिन अब हमने 10 विश्वविद्यालय में इस कार्यशाला को कर लिया है, स्कूलों में कर लिया है। तो दूरस्थ होते हुए भी हम अपने इसको संचार माध्यम से, हमारे एक कार्यक्रम में हमारे कुलपति जी माननीय के जी सुरेश जी ने कहा था कि जो नाद है वो हमारा आंतरिक संचार को दुरुस्त करता है। वो आप देखेंगे कैसे करता है। और आप लोग जो पत्रकार लोग हैं वो बाहरी संसार में कैसे संचार पहुंचना है और समाचार पहुंचना है उसको आप दुरुस्त करते हैं। तो इन दोनों का योग है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जो सही में पूरे देश में अगर हम बात करें पत्रकार की, तो अगर कोई कहता है कि मैं वहाँ से वहाँ का मैं फैकल्टी हूँ, मैं वहाँ का विद्यार्थी हूँ, तो पूरे विश्व में एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। तो आज मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का, इस परिवार के साथ जुड़ने का मौका दिया है। मैं इस विद्यालय परिवार को, माननीय कुलपति जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ से अपनी इस जो यात्रा जो हमने साथ साथ निभानी है उसको शुरुआत करता हूँ। और ये यात्रा हमारी शुरू होगी आनंद की कला से। तो ये आनंद की कला क्या है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? जब हम इसको बात करते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा क्या है इसमें। तो अभी आपको कुछ उछलते हुए 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट में पूरा एकदम पैंट एंड फिट किए हैं लेकिन वो कूद रहे हैं बच्चों की तरह।
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं कि जैसा हमने ऐसे कहीं सबके सामने या पार्क में या कहीं गांव में जाके समुद्र के किनारे जाके इस तरह से हम उछले हैं। तो कुछ कुछ आप अपने हाथ उठा के भी दे सकते हैं, वीडियो ऑन करके भी दे सकते हैं और मैसेज करके भी हम मुझे बता सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा, बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए, इसका मतलब आप लोग इस तरह से उछलते हैं बाहर जाके। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि हमें बचपन प्राप्त करना है, हमने अपने बचपन में जाना है। और बचपन में जाने के लिए ये जरूरी है कि हमने अपना अहंकार भाव छोड़ना पड़ेगा। आनंद की जो कला है, जो आर्ट ऑफ हैप्पीनेस है, वो हमें ईश्वर ने बता दी है। आप किसी भी भारतीय संस्कृति में या बाहर भी किसी भी धर्मों की बात करें तो वो आपको बताया हुआ है कि हम इस तरह से खुश हो सकते हैं। यानी कि जैसी हम समर्पित करते हैं अपने आप को, हम समर्पण में जाते हैं तो हमें आनंद आने लगता है। एक छोटा सा बच्चे का उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक छोटा से बच्चे को आप 2 तमाचे मारो, वो थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद आपके पास आके फिर आपको हंसाने लगेगा, आपको गुदगुदाने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? हर बच्चे में भगवान है। हम बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, बेटी को माता का रूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो जो उसका मन है, उसका जो बालपन है, वो आप जब उसको देख के तो आपको हंसी आती है, आप उसको देखते तो आपको प्रेम आता है, क्योंकि अभी उसका लॉजिकल माइंड स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम कहीं जाएं और एकदम इस तरह से उछलें, जंप करें, इसका मतलब हमने उस समय अपने आप को भूल गए हैं। तो मैं कौन हूं? ये कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन या उन लोगों से जब पूछा तो कई बार वो अपना नाम भूल जाते थे, अपना काम भूल जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे। अब ये हमारा नाम किसने दिया? उससे अलावा क्या है हम? उससे अलावा तो एक ज्योति है हमारे अंदर, एक एनर्जी है जो सबके अंदर है। तो ये जो भाव का निर्माण करना है, ये योग सिखाता है और ये आपका परिवार सिखाता है। हर अब भारतीय संस्कृति के परिवारों में आप देखो, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और उसी आधार पे वो अंदर जो आपका आनंद है वो चलता रहता है। तो हम गुस्सा तो करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर समर्पित हो जाते हैं। तो क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इसी के लिए ही बने। तो उसके बारे में आगे आगे हम बात करेंगे। तो ये एक दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है श्रीमद् भागवत गीता में। योगस्थ कुरु कर्माणि सांख्यतकत्वा धनंजया सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा स्वमत्वम योग उच्यते। ते धनंजय आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर। यही समभाव तो योग कहलाता है। मतलब कि हम हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, कठिनाइयां हो या आपको प्रसिद्धि मिल रही है या असिद्धि जो मिल रहा है, उसमें आप बहुत ज्यादा खुश ना हो, बहुत ज्यादा दुखी ना हो, समभाव से अगर हम बढ़ेंगे तो हम हर समय आनंद में रहेंगे। लेकिन ये आनंद कैसे पाना है हमें? इस आनंद में जाने के लिए क्या है? तो हमने इससे आगे जो है एक विषय और लेना है जिसको हमने कहा है नव योग, वर्तमान। तो मैं उसको यहाँ पे अभी ले लेता हूँ कि जो आनंद में जाना है हमें, तो हमारे को 3 हम फॉर्म में रहते हैं। या तो हम प्रेजेंट में रहते हैं, या हम पास्ट में रहते हैं, या हम फ्यूचर में रहते हैं। लेकिन ये जो 3 फॉर्म है, तो ना तो आपको पास्ट में रहने से तो आपको बिल्कुल आनंद नहीं आना है। पास्ट में जब हम रहते हैं तो हम अपने मन जो है हमारा ऑनर हो जाता है, हमारा मालिक हो जाता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारा मन हमारा सर्वेंट होता है। तो हम अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। यही आज सीखेंगे। देखिए, जो व्यक्ति जुड़े रहेंगे और सारी चीज करते रहेंगे, मैंने आपको बार बार कहा है कि अब हमारा 80-90% जो है वो परसेंटेज 90% क्यों है? क्योंकि 10% लोग करते नहीं है, समझ नहीं पाते। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, आपको हम समझाएंगे कैसे। तो ये जो प्रेजेंट में रहना जो आगे आपके कोर्स में है, उसका मतलब क्या है? नव मतलब नया,
हर समय कुछ नया हो रहा है। हम कहते हैं कि एक दिन में 70,000 से ज़्यादा विचार आके चले जाते हैं। हम नकारात्मक विचार की ओर खींचे चले जाते हैं और जो सकारात्मक विचार है वो हमें नहीं आ पाता, या जो हमारे लिए ज़रूरी है वो नहीं आ पाता, या जो हम सुबह सोच रहे होते हैं वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। शक्ति कहाँ पे है, पावर कहाँ पे है? वो अभी में है, प्रेजेंट में है। तो अभी भी हम कहीं अलग-अलग जगह होंगे, लेकिन अभी हम इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो अभी हम यहाँ पे हैं तो हमें समझ में आएगा, है ना? तो अब ये नए विचार, नया अनुभव, अभी का अनुभव, ये जो सारी बातें हैं, वर्तमान में रहने के लिए क्या होता है कि व्यक्ति का ये, अभी हम आगे जब बात करेंगे तो हमारे 5 कोष होते हैं, वो सब एक होना चाहिए। ये इन सब चीज़ों के द्वारा जो हमने अपने इस नवयोग हीलिंग से निकाला है कि अगर हम कुछ भी ना करके 22 मिनट का जो ध्यान करते हैं, जिसको नाद योग, जिसमें मेरी पीएचडी भी है, वो कर लेते हैं, तो हम कुछ समय के लिए प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जैसे हम उस प्रेजेंट में आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फीलिंग होने लगती है, जो आज आपको होने वाली है। तो अब जब हम बात करते हैं कि तनाव क्या है, तो तनाव को जब हम देखते हैं तो एक स्टोरी ध्यान में आती है मुझे। ये स्टोरी है बॉर्डर की, और बॉर्डर में एक आर्मी मैन थे। वो वहाँ के ब्रिगेडियर होंगे या ऑफिसर थे। वो बड़े प्रसन्न रहते थे। वहीं पे एक मजिस्ट्रेट जो रिटायर होके आए थे, वो भी उसी गांव में रहते थे। अब दोनों एक ही उसके थे, तो आपस में उनका मिलना जुलना होता था। तो उस आर्मी मैन से मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप, एक तो अपना स्ट्रेस, उसके बाद ये बॉर्डर का स्ट्रेस, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, या तो मेरी जिंदगी में रहना है या मुझे मरना है। तो ये तो खैर मेरे लिए है, लेकिन दूसरी चीज जो सबके लिए है कि हमारे पास भी 2 ऑप्शन है, या तो हमें खुश रहना है या दुखी रहना है। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास है कि हम कैसे सुख में रहें, कैसे दुखी रहें। हाँ, अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन आपकी चेतना इतनी जागृत होगी कि आप उस दुख को दुख जैसा महसूस नहीं करोगे। फिर कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वाई? ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर हम योग को करते करते, योग में भक्ति योग भी है, योग में भक्ति योग मतलब समर्पण, योग में ज्ञान योग भी है। तो ज्ञान योग क्या है? आप अपने स्किल, जो भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, उसमें भी ज्ञान अर्पित करना, और मैं कौन हूं, या ये जो शरीर क्या है, ये हमारा आत्मिक जगत क्या है, इसमें भी ध्यान करना। ठीक है, ये आपका ज्ञान योग हो गया। इसके बाद कर्म योग, कर्मों में कुशलता। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो वो कर्म योग है। अभी मैं खाना बना रहा हूँ और मैं कुछ और सोच रहा हूँ तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन कुछ और सोच रहा हूँ तो वो अच्छा नहीं लिख पाएंगे आप। अभी मैं कार चला रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो कर्म योग है, कर्मों में कुशलता क्या है कि जब आप प्रेजेंट में रहते हो, वर्तमान में रहते हो, तो जब आप वर्तमान में रहोगे और आप कार चला रहे हो तो क्या होगा, स्पीड ब्रेकर आएंगे तो आप हल्का सा ब्रेक लगाओगे, धीरे धीरे कार उसमें जाएगी, धक्का तो लगेगा आपको, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, आराम से चलाया, तो वो धक्का उतना नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में नहीं है, पास में, इसलिए कहते हैं भाई अलर्ट रहिए, रेड लाइट बहुत दूर से दिखाई देती है। तो जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप उस रेड लाइट को देखेंगे, तो पहले से धीरे 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 ब्रेक लगा के आएंगे, नहीं तो स्पीड ब्रेकर आएगा तो आप उछलेंगे। तो वो जो है दुख का, जो दुख था, जो कठिनाइयां आई थी, वो आपके लिए क्या हो गई, वो ज्यादा महत्व हो गई। लेकिन आप प्रेजेंट में रहे तो वो तो रेड लाइट तो आनी है, स्पीड ब्रेकर तो आना है, लेकिन आपने पहले से ब्रेक मारा, धीरे धीरे लेके गए, तो आपको वो महसूस नहीं होगी। तो यही तो संभाव करना है हमें। तो इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं। अब जब हम जिंदगी की दौड़ में चलते हैं तो उन आर्मी मैन ने कहा उनसे, देखो मैं यहाँ पे हूं, लेकिन क्योंकि हमारी चेतना ने हमने जरूरत करी है तो फिर क्या कैसे करेंगे। तो जीवन में जब हम बात करते हैं
तो हमारे पास एक तो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो मैं किसी से कहूँगा स्ट्रेस फ्री लाइफ में आप हो, अच्छा तो आप कुछ काम नहीं करते हो, अच्छा आप बैठे रहते हो घर में, तो आप इसका मतलब फ्री हो गए, आप प्रसन्न हो गए। और दूसरी हमारी लाइफ है मैनेज स्ट्रेसफुल लाइफ। तो आप मुझे इसमें मैसेज करके बताइए कि स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए आपको या आप मैनेज करेंगे स्ट्रेसफुल लाइफ, क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? मैनेजिंग स्ट्रेस, तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री। कुछ लोगों ने स्ट्रेस फ्री, कुछ ने मैनेज फॉर स्ट्रेसफुल लाइफ। वेरी गुड। हाँ, मेरा इसलिए आपसे बीच बीच में ये मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि ध्यान रहे कि आप जो है मैं दिखाई तो नहीं दे रहे, तो इसीलिए हमने क्या करना है कि इस सब को मैनेज करना है। क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे होगी अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो लेकिन मन तो काम कर रहा है। अगर मन काम कर रहा है तो अगर मन को आपने कुछ अफर्मेशन नहीं दी, मन को कोई काम नहीं दिया, तो वो नकारात्मक ही जाएगा। अब नकारात्मक ही अगर आपका मन जाएगा तो फिर हम कैसे वो करेंगे? तो हमने क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज करने का तरीका ही ईश्वर ने, भारतीय संस्कृति ने, योग ने हमें बताया है। उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। क्या करेंगे? पर्सनल प्रोडक्टिविटी स्किल। हमारे पास बहुत स्किल होती हैं। एक तो क्या है कि आपका अपना काम है, इसके अलावा कोई संगीत जानता है, कोई डायरी लिखना जानता है, कोई पेंटिंग जानता है। तो उसमें भी हम चले जाएंगे तो क्या होता है, उतनी देर हमारा क्रिएटिव माइंड काम करने लगता है। हमारा एक माइंड क्या है? लॉजिकल माइंड। वो जरूरी है, संसार में रहने के लिए लॉजिकल माइंड जरूरी है। लेकिन आप देखेंगे तो धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इतना बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि क्रिएटिव माइंड काम कर रहा था उनका, सोचना, इमेजिनेशन। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इमेजिनेशन की पावर क्या है। तो फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हम करेंगे, जो मैं आपको अभी बता रहा था। सबसे पहले सबसे अच्छा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि बच्चों को खेलना कूदना चाहिए। अब हम कितना खेलते कूदते हैं? अब दीदी थोड़ा सा टाइम का भी हुआ है, थोड़ा सा हम अपना इसको। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, लीडिंग बैलेंस लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन स्किल, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में हमारी जिंदगी जी रही है, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने उसके साथ ऐसा कर दिया। ये सब हम एक कोलाहल की तरह, जैसे हम एक उसमें जा रहे हैं, क्या नाम का, किसी जंगल में चले जाए और एक ऐसे पेड़ के नीचे आ जाएं जहां पे बहुत सारे कौवे हैं, काव 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 करे, तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसी हमने इतने कॉन्फ्लिक्ट पाले हुए हैं कि वो अनकॉन्शियस रूप से आपको परेशान करते रहते हैं, दबाव देते रहते हैं। तो उसको रिजोल्यूशन स्किल भी आपको इस योग में सिखाई जाएगी। आपने डायरी लिखनी है, तो क्या आप पॉजिटिव अफर्मेशन की डायरी लिखेंगे या आप पास्ट में रहना चाहते हैं, या हम ये कल के लिए लिखना चाहते हैं? तो इसीलिए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हम जीते जागते देखते हैं। तो हमने जो डायरी लिखनी है, अपने बारे में लिखना है, वो प्रेजेंट में लिखना है, तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और जो मेडिटेशन की जो हम बात कर रहे थे, वो आज अब हम शुरुआत करेंगे उस ध्यान का, नाद योग ध्यान का। हम पहला अभ्यास, अभी जो हमारा ये पूरा शरीर है, जो फिजिकल ये अभी दिख रहा है, इसके अलावा भी अंदर हम हमारे शरीर हैं। जो ये फिजिकल एस्पेक्ट आपको जो दिखाई देता है, ये केवल 5% है। ये इसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा प्राणमय कोश है, प्राणमय बॉडी, एनर्जी बॉडी। आप बच्चों को देखेंगे वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है, क्योंकि एनर्जी संपन्न है। और एक वृद्ध भी दौड़ता भागता रहता है जिसके पास एनर्जी भी होती है। फिर उसके अंदर उसको चलाने वाला मन, तो मन हमारा सकारात्मक है या नकारात्मक है? नकारात्मक होगा तो हर समय व्यक्ति कुछ ना कुछ वो करता रहेगा, सकारात्मक है तो तनाव रहेगा। उसके अंदर है विज्ञानमय कोश, जो ध्यान के द्वारा आपको मजबूती देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं
और हम उसको ठीक करते हैं और यहाँ पे हम आपको ठीक करके बताएंगे। तो हम अब इससे आगे चलते हैं आपकी प्रयोगात्मक क्लास में, और प्रयोगात्मक क्लास में हम सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपना वो वीडियो ऑन करें, जिससे उनके साथ एक संबंध बनाया जा सकता है। अब मैं मंजरी जी ओझा जी, मैं मंजरी योगाचार्य मंजरी जोशी से कहूँगा कि वो अब आगे की प्रयोगात्मक क्लास को प्रारंभ करें। और सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। कार्यशाला में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा प्रणाम। आई एम श्योर सभी बहुत एक्साइटेड हैं प्रयोगात्मक सेशन के लिए, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उनमें ज्यादा मजा आता है। हम लोग उसे अपने अंदर समाहित कर पाते हैं, इजी हो जाता है। जो थ्योरी होती है उसे समझना इजी हो जाता है ना, तभी तो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। तो हमारा जो आज का प्रैक्टिकल सेशंस है, ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होंगे कि आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, पर अलग क्या है। देखिए हमारा शरीर जो है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारा जो बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है, कोशिका है। इसी कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन्स, सिस्टम, इस तरह से हमारे पूरे शरीर में जो है एक निर्माण जो है हमारी एक सेल से हुआ है। परंतु ये हम एनाटॉमिकली जानते हैं। अगर हम यौगिक लैंग्वेज की बात करें, एक यौगिक भाषा की बात करें, तो हमारा शरीर जो है किससे बना है, हमारा शरीर में क्या है इम्पोर्टेंट, जैसे कि नर्वस सिस्टम जिसे बोला जाता है हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसी प्रकार से उतना ही महत्वपूर्ण हमारे यौगिक लैंग्वेज में चक्रास होते हैं। चक्रास मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने सुने होंगे चक्रास, और कुछ ने नहीं सुने होंगे। तो हमारे शरीर में 7 मेन चक्रास होते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हमारे जितने भी फिजिकल, जो हमें फिजिकल जिनके बारे में पता है, यानी कि फिजिकल ऑर्गन सिस्टम, उनको क्या करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं। ये चक्रास तो हम देख नहीं सकते, बट ये चक्रास है, इन्हें शक्ति केंद्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो शक्ति है, एनर्जी है, उसके सेंटर है, एनर्जी सेंटर इन्हें बोला जाता है। तो अभी जब हम आसन करेंगे, तो ये जो आसन होते हैं हम करते हैं, तो वो आसनों का इफेक्ट जो होता है इन शक्ति केंद्रों तक जाता है, इन चक्रास तक जाता है। जी हाँ जी, जिसने भी लिखे हैं ये बिल्कुल सही लिखे हैं, ये 7 मेन चक्रास होते हैं। तो अभी इन्हीं चक्रास को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। इन चक्रास के कुछ बीज मंत्र होते हैं, इन बीज मंत्रों के साथ हम आसनों का अभ्यास करेंगे। तो अभी सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। एक छोटी सी प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। हाथों से ध्यान मुद्रा बना लें, अपने घुटनों पर अपने हाथों को स्थापित कर लें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लेंगे। अपने शरीर को अनुमति दें कि हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार है आसनों के लिए और क्रियाओं के लिए। अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।
तो आसनों को करने से पहले हम कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग बैठते हैं तो बैठे ही रहते हैं, खड़े हैं तो खड़े ही हैं। तो हमारे पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनकी छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस है, उनको करेंगे। तो पहले पैरों से स्टार्ट करेंगे, हम अपने पंजों पर आएंगे और फिर बैलेंस बनाते हुए अपनी हील्स पर आएंगे। 1, श्वासों को संभाले रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के समानांतर फैला लें और नीज के लिए करेंगे, नी बेंड करेंगे, परंतु श्वास बाहर निकालते हुए। एक्सेल, इनहेल, कमर गर्दन एकदम सीधी। 2, 3, 4, 5, श्वास बाहर निकालते हुए बेंड करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी बना लेंगे। दोनों हाथ कमर पर। रोटेट योर वेस्ट अपनी रोटेट करेंगे, परंतु अपर पार्ट मूव नहीं होगा। कोशिश कीजिए सिर्फ वेस्ट ही मूव हो, आपका अपर पार्ट कम से कम हो। 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। थोड़ा सा पैरों में गैप बढ़ा लीजिए और अपने हाथों को इस तरह से पीछे की ओर स्ट्रेच करके रखिए। देखिए, इस तरह से पीछे की ओर दोनों हाथों को स्ट्रेच करके रखिए। लंग्स के लिए करेंगे, पूरा श्वास भरेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। एक्सेल, फॉरवर्ड 90 डिग्री बेंड। अब फॉरवर्ड आइए, श्वास बाहर निकालते हुए और गर्दन सामने की ओर रहेगी। अगेन इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड। हाथ खींचे हुए रहेंगे, तनाव बिल्कुल अच्छे से। अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Once again, inhale, backward bending, exhale, forward, 90 degree bend. Very good. हिला लेंगे दोनों पैर, कंधों के लिए करेंगे, दोनों हाथ सीधे करेंगे और अपने कंधों पर प्लेस कर लेंगे, अपनी कोहनियां मिला लेंगे। श्वास भरते हुए कंधों को पीछे लेकर जाएंगे, अपने पूरे दोनों कोहनियों को, और श्वास बाहर निकालते हुए कोहनियों को मिलाएंगे। कीजिए पूरा बड़ा सर्कल। 2, 3, धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं। 4, 5। वापस करेंगे एंटी क्लॉक, रिवर्स, वही पीछे ले जाएंगे तो श्वास भरेंगे, दोनों कोहनियां मिलेंगी तो श्वास बाहर। फिर से 2, 3, 4, 5। वापस आएंगे। ये सभी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप कहीं पर भी बैठकर या कहीं पर भी, आप कॉलेज में भी है वहां पे भी खड़े होकर कर सकते हैं। अगला करेंगे गर्दन के लिए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लेंगे, शोल्डर के इक्वल फिर से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। गर्दन के लिए करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद नहीं करेंगे। गले में आगे की ओर खिंचाव महसूस करें। श्वास बाहर निकालते हुए अपनी चिन को
खूब से लगाएंगे, नीचे देखेंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन में दर्द रहता है, शोल्डर पेन है, वो नीचे नहीं देखेंगे, वो सामने की ओर देखेंगे। अगेन श्वास भरिए, ऊपर की ओर देखेंगे पूरा, श्वास बाहर नीचे की ओर। Once again, inhale up, exhale down. अपनी गर्दन को मध्य में लाएंगे, सेंटर में लाएंगे। अब बाएं कान को बाएं शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे और पूरा श्वास बाहर निकालेंगे। गर्दन सीधी करेंगे श्वास भरते हुए, श्वास बाहर निकालते हुए अपने दाएं कान को दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करें। Inhale straight, exhale left side bend. Inhale straight, exhale right side bend. अब यहीं से हाफ सर्कल बनाएंगे बैक टू बैक। देखिए हाफ बनाना है, आगे को गर्दन नहीं झुकाएंगे क्योंकि हम पूरा दिन भर जो काम करते हैं उसमें हमारी गर्दन फॉरवर्ड बेंड ही रहती है। तो हमें पीछे की ओर गर्दन को घुमाना है, यानी कि एक कान से शुरू करते हुए पीछे की ओर हाफ सर्कल बनाइए, सेमी सर्कल, और दूसरे कान पे खत्म कीजिए। धीरे धीरे करेंगे, आंखें खोलकर रखेंगे, बहुत धीरे धीरे महसूस करके एक एक मसल्स में महसूस करिए खिंचाव को। बहुत बढ़िया, गर्दन को मध्य में ले आइए, दोनों पैरों को अच्छे से मिला लेंगे। अब करेंगे हमारा फर्स्ट जो है आसन, उसका अभ्यास। दोनों हाथों को इस तरह से समानांतर लाइए, यहाँ से लॉक कीजिए हाथों को और उल्टा कर लीजिए इसको। पैर अच्छे से मिला के रखेंगे। अब यहीं से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ आपके दोनों कानों से बिल्कुल टच रहेंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, और अपने पंजों पर आ जाइए, खींचिए शरीर को पूरा ऊपर की ओर। इनहेलेशन भी होल्ड करना है और पोस्चर भी सामने एक पॉइंट पर लगातार देखते रहें। रुकेंगे यहीं। 5 4 3 2 1। अब श्वास बाहर निकालते हुए हील्स को नीचे रखेंगे और लम लम यानी कि LUM लम जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे वापस आते वक्त। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए हाथों खींचते हुए ऊपर ले जाइए, दोनों कानों से मिलाइए, पंजों पर आएंगे, खींचिए पूरा शरीर ऊपर की ओर। रुकेंगे यहीं। 5 4 3 2 1। श्वास बाहर निकालते हुए हील्स नीचे रखेंगे, हाथों को वापस लाते हुए लम मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। एक बार फिर से सीधे कीजिए, हाथ लिफ्ट कीजिए, इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, पूरा श्वास भरिए, पंजों पर आएंगे, खींचिए पूरा शरीर ऊपर की ओर। 5 4 3 2 1। श्वास बाहर निकालते हुए हील्स नीचे रखेंगे, हाथों को नीचे लाते हुए लम का उच्चारण लम। बहुत बढ़िया। अब सभी अपने स्थानों पर लेट जाएंगे। पर लेटेंगे कैसे? बाईं करवट से टर्न लेकर हमने लेटना है। पहले देखेंगे सभी कैसे लेटना है। हमने बाईं करवट ली, लेटे, और उसके बाद सुपाइन पोस्चर पे आएंगे इस तरह से। ठीक है, सभी लेट जाइए और अपने पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप ले लीजिए, हाथों को नीचे, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी इस प्रकार। आंखें बंद करेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। अभी हमने और भी आसनों का अभ्यास करना है। अब आंखें खोलिए और अपने पैरों को आपस में मिला लीजिए।
अपने हाथों को थोड़ा सा कमर को उठाते हुए अपनी कमर के नीचे प्लेस कर लीजिए। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारी कमर पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। अब हम अगले आसन का जो अभ्यास करने वाले हैं वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हमारे स्वादिष्ठान चक्र पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसका मंत्र होगा वम, VUM, वम। ठीक है, चलिए श्वास भरते हुए अपने दाहिने पैर को 30 डिग्री पर उठाइए और होल्ड कीजिए। केवल देखिए 30 डिग्री पे उठाना है। मैं थोड़ा सा और ऊपर आपको बताती हूँ, सिर्फ धरती से थोड़ा सा ऊपर, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, श्वास भरिए और यही पैर को रोकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वम। श्वास बाहर निकालते हुए वम का उच्चारण, पैर को नीचे लाएंगे। आप इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास भरिए, 30 डिग्री उठाएंगे दोनों लेफ्ट लेग को और यही रुकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास बाहर निकालते हुए वम। धीरे धीरे पैर नीचे लिए। ये मंजरी मैम थोड़ा टाइम, मंजरी मैम थोड़ा समय का मतलब है 2 मिनट। अब हम किसी को दोनों पैरों से भी अभ्यास कर सकते हैं, परंतु ये हम अब कल करेंगे दोनों पैरों से। तो मैंने आपको बताया ये करेंगे। आप लेफ्ट साइड से डाल लेकर पेट के बल आ जाइए, उल्टा हो जाइए। एक अंतिम आसन का हम लोग अभ्यास करेंगे अभी, वो है भुजंगासन, आपकी अपर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो दोनों हाथों को इस तरह से प्लेस कर लीजिए अपनी शोल्डर्स के नीचे। दोनों पैर अच्छे से मिला लीजिए, दोनों पैरों को अच्छे से मिला लीजिए। अपने माथे को धरती से लगा लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपना पेस अप करेंगे। कंधों को और ऊपर उठाएंगे, केवल नाभि तक का पार्ट ऊपर रहेगा और पूरा ऊपर देखेंगे। पीछे की ओर देखिए, जितना ऊपर देख सकते हैं यहीं पे रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। यम। इसमें YUM, यम का उच्चारण करेंगे। एक बार और करके देखेंगे इस अभ्यास को। श्वास भरिए, धीरे धीरे अपने चेहरे को उठाइए, कंधों को उठाइए, नाभि तक केवल अपने अपने पार्ट को उठाना है और कंधे बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में रहेंगे नीचे की ओर। गर्दन पूरी ऊपर, रुकेंगे यही। 5, 4, 3, 2, 1। यम। बहुत बढ़िया। आप बाईं करवट लेकर ही बैठ जाएंगे, यानी कि बायां हाथ आपका नीचे रहेगा। जैसे हम लोग लेटे थे वैसे ही वापस बैठ जाएंगे। तो आज हमने 3 आसनों का अभ्यास किया। आप इसे कल मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि कल दिन में हमारी वर्कशॉप होगी। तो कल आप मॉर्निंग में इसका अभ्यास करके देखेंगे, ये तीनों ही आसनों को, और जितने हमने सूक्ष्म यौगिक व्यायाम किए हैं उनका। कल हम कुछ और नए अभ्यास सीखेंगे और उनको भी करेंगे। ठीक है, नमस्कार। ओवर टू यू सर। नमस्कार, हम वापस आ गए हैं। थोड़ा बॉडी को हिला डुला दिया है। बहुत जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं उसमें से अधिकतर लोगों की तो फोटो में ही मुस्कुराहट दिख रही है। अब क्योंकि वीडियो तो ऑन किया नहीं है, तो अब मैं कैसे आप लोगों को देखूं। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम में से कितने लोग बच्चे बन गए हैं, क्योंकि हमने तो नाद में बच्चे बनने की ट्रेनिंग देनी है। अभी देखिए 5-6 लोगों ने तो तैयार ले लिया, उन्होंने तो कहा यस हम तो तैयार हैं। अब बाकी लोग का कितना टाइम लगेगा बच्चे बनने में, मुझे समय लगेगा। खैर कोई बात नहीं, मेरा तो काम है, तो मैं तो कोशिश करूंगा धीरे धीरे। तो अब हम इससे अगले चरण में चलते हैं। अगला चरण क्या है, ये जो कोर्स है नाद मेडिटेशन का, उसका पार्ट था नहीं ये।
लेकिन कोविड के समय में मुझे ये भी 15 मिनट का इसमें एंट्री करना पड़ा, जिसको हमने प्राकृतिक चिकित्सा कहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इसको जब इसमें डाल दिया जो नेचुरोपैथी, और मुझे लगता था कि सबको तो नेचुरोपैथी आती है, लेकिन जब मैंने इसको इसमें डाला पता लगा इसमें तो किसी को मालूम नहीं है। आप प्राकृतिक चिकित्सा को कुछ लोग तो आयुर्वेदी समझते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कुछ मिट्टी में गड़ जाओ इसलिए नेचुरोपैथी है ना। कुछ लोग सोचते हैं अरे खाना पीना छोड़ दो, ये नेचुरोपैथ है भैया, ये कहता है खाना छोड़ दो। देखो ये सब कुछ नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा की सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है मैं बताऊं आपको। इसका सिद्धांत ये है कि बीमार होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और स्वस्थ होने के लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब स्वस्थ अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे को कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे भैया, हम तो बीमार होते हैं तो हमें योग करना पड़ता है, आहार करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो दोनों जगह एक है, कि इसका जो मुख्य है कि अगर आप बीमार नहीं, तो इसीलिए इसको जो हम प्रकृति माँ बोलते हैं। जैसे हमारी भारतीय पद्धति क्या है कि हमने हर किसी को अपना परिवार का सदस्य बनाया। अब मैंने तो आपको बनाया है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे अभी अपने वीडियो ऑन करके बनना चाह रहे हैं। देखिए अभी मैं लास्ट तक, हमारे पास अब केवल 1 घंटा और बचा है। 1 घंटे में भी अभी 4 मिनट और खत्म हो गए हैं। तो कितने लोग वीडियो ऑन करके मेरी इस बात को समर्थन देते हैं, मैं धीरे धीरे देखता हूँ। चलिए बहुत अच्छा, धीरे धीरे खुलने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग जो है बच्चे बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए प्राकृतिक चिकित्सा जो है कितनी सरल है। मैं इसको आपको शेयर करके दिखाता हूँ कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जिसको हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई है, जो जिस समय बाली का वध हो जाता है और तारा परेशान होती है तो राम जी उनको कहते हैं। तो ये वहां पे तो ये उन्होंने बताया कि भैया ये जो शरीर है ये वापस वहां चला जाएगा, जो हम अगली बार डर का भी एक डर से मुक्ति एक और हम लेने वाले हैं, उसमें हम इसको समझेंगे। लेकिन जो दूसरा अर्थ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण ये है कि जब ये 5 शरीर से यानी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो हमें फिर दवाई की आवश्यकता क्या है, मेडिसिन की जरूरत क्या है। मतलब ये है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। जो क्षिति है, ये जो पृथ्वी है, जल है, और ये अग्नि है ना, ये जो गगन है और ये आकाश है, इन सब चीज में जो है ये जब हमारे शरीर में है तो ये शरीर में कैसे है। तो जब हम इसको देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखो आप कहाँ पुरानी बातों में चले गए, आधुनिकता में जाइए। मैंने कहाँ जाए फिर आधुनिकता में, अरे एक दवा खाओ, वो आजकल बहुत सारा उसमें टीवी में एडवर्टाइज आते हैं, कैसे भी रहो, एक गोली खाओ तो पेट सही, दूसरी गोली खाओ तो सर दर्द ठीक, तीसरी गोली खाओ तो खांसी ठीक। तो सब कहते हैं कहाँ आप चक्करों में पड़े हैं, ये 5 तत्व। अभी कोविड के समय में सबने समझ लिया कि भाई ये 5 तत्व जो हमें फ्री में मिले हैं ना, हम इसकी इज्जत नहीं करते, सबको आज इज्जत करनी पड़ रही। क्या है ये 5? तो ये जो फ्रेश एयर है, अभी गांव की स्थिति को आप देखते हैं तो गांव में अगर कोविड हुआ भी तो घर में रह के ठीक हो गए, उनको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे बहुत सारे लोग जो योग करते थे, अभी देखिए राजस्थान का मुख्य सचिव जिनको कोविड हुआ, उनके पास क्या सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, नीति करी, कुंजल किया, आहार को ठीक किया, और यहाँ तक कि उन्होंने RT-PCR टेस्ट तो कराया, लेकिन चेस्ट इन्फेक्शन का जो टेस्ट है वो भी नहीं कराया। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है अपने आप, वो व्यक्ति ठीक हो गए। वो तो 14 दिन की बात थी, वो 7-8 दिन में ही ठीक हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इन 5 तत्वों के साथ हमने लेना है। तो फ्रेश एयर, सनलाइट को हम देखते ही नहीं। हम सुबह उठते ही 8-10 बजे हैं,
तो सनलाइट आएगी कैसे? फिर उठते हैं, नहाते हैं, कार में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, एसी से एसी, और कोई सनलाइट क्या देते ही नहीं है, सूर्य को हम देखते ही नहीं। जल, जल हमारा, हम कहाँ से जल ले रहे हैं? आरओ से जल ले रहे हैं, और उसने क्या किया, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसको भी उसने मार दिया है। तो फिर वो जल हमें मिलेगा कैसे, जो हमारे लिए औषधि गुण से भरपूर था। जो हमारा आहार है, यानी कि जो पृथ्वी तत्व है हमारा, मिट्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं, नीचे फर्श बना हुआ है। मिट्टी में जाते हैं तो कहते हैं गंदा हो जाएगा, और सही बात भी है। हम अगर शहरों में रहते हैं तो बहुत गंदगी है। गंदगी करी किसने है? हम ही लोगों ने करी है। तो मिट्टी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गांव में जाना पड़ेगा। तो उस गांव में जाने के लिए, हम सब लोग के गांव है, अगर नहीं है तो बना लीजिए। अगर आपको स्वस्थ होना है तो अपना एक गांव बना लीजिए, गांव में एक जरूर घर बना लीजिए, नहीं तो आजकल होम स्टे चल गया, वहां जाइए। तो ये जो 5 एलिमेंट हैं आपके, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाने हैं। और ये जो फ्रेश एयर है और वाटर, जो पानी है, पानी अब बाहर भी निकलना चाहिए। तब ये जो 5 तत्व हैं, जो सांस के द्वारा हम ले रहे हैं, सन के द्वारा ले रहे हैं, जल, प्योर जल, प्योर जल कहाँ मिलता है? कभी आप कुएं का जल पिया है? कभी आप लोगों ने हैंडपंप का जल पिया है कभी? या जो पहाड़ों में रहते हैं वहां पे जाके जो शीतल जल आता है, वहां का पिया है क्या आपने? तो वो जो जल है, वो जल जब आप पीते हो ना, उसको कहते हैं डिस्टिल प्योर वाटर। अब ये बिस्लरी या ये जो सारे आ रहे हैं, ये तो इसमें कोई वो तत्व तो है ही नहीं, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपको गंदगी में नहीं रहना, इसलिए आपको पीना पड़ रहा है। तो ये सब चीजों से दूर हुए, इसलिए हमें प्रॉब्लम हुई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो ये हमारी माता है, ये जो हम बीमार होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो लॉ ऑफ नेचर है, उस लॉ ऑफ नेचर को जब हमने दूसरी, disease is the abnormal condition of the body if we break the natural law। अगर हम प्राकृतिक लॉ के हिसाब से चलेंगे, लॉ क्या है? प्रकृति माता को गले लगा लो। अब प्रकृति माता को गले लगा लो मतलब यही है। स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म संसद से वापस आए, और जैसे एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और वो मिट्टी में घूमने लगते हैं। लोग कहते हैं अरे ये क्या हो गया स्वामी जी को? उन्होंने कहा अरे मैं जरा बहुत बाहर से आया हूँ, हो सकता है कि मेरा आओ भाव थोड़ा नकारात्मक हो गया, और मैं अपनी मिट्टी, भारत माता और साथ मिट्टी, दोनों से वो करता हूँ। महात्मा गांधी मिट्टी के इतने बड़े उपासक थे और बीमार भी थे, पेट के बड़े मरीज थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आधुनिक औषधि को, मॉडर्न मेडिसिन को नहीं लिया। पेट में मिट्टी लगा के, सर में मिट्टी लगा के ही अपने को ठीक करते थे, और उसी से उनको ऊर्जा मिलती थी। तो अब क्या है? वायलेशन ऑफ द नेचुरल लॉ। जैसे हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा, जैसे ये 5 तत्व जो हमें फ्री में मिल रहे थे, जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाए हुए थे, उसको हमने छोड़ा, तो आपकी इम्यूनिटी क्या हो गई? कमजोर हो गई। अब ये इम्यूनिटी कमजोर हो गई। विदेशों में अब क्या कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा घास में चलो, मिट्टी में चलो। ऐसा क्यों भाई? उन्होंने कहा अरे मिट्टी में चलने से इम्यूनिटी बढ़ती है। और हम तो ऐसा पहले से कह रहे हैं, हमारे वेदों में लिखा है जल औषधि, मिट्टी औषधि, मड औषधि, आहार औषधि, ये सब बताया हुआ है पहले से। तो यो अब क्या हुआ कि जो हमने खाना खाया, अब हम पास्ता खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो उसका खाना का कुछ बनेगा ना। जैसे आपने गन्ने का रस निकाला आपने, तो उसमें आपको जो गन्ने का जो रस निकलता है, अब गन्ने के रस में आप वो डाल दीजिए, पास्ता डाल दीजिए, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ रस निकलेगा। तो जो हमारे खाने के लिए था, ईश्वर ने दिया था, उसको छोड़ के हमने उस खाने को ऐसा बना दिया, लेकिन रस तो उससे भी निकलेगा। अब वो रस आपके शरीर में, आपके ब्लड के माध्यम से घूमेगा, और वो जो अब उस रस में जब कुछ था ही नहीं, उसको हम कहते हैं जितना भी फास्ट फूड है, मतलब वो डेड चीज है। उसमें आपकी कैलोरीज तो आपको मिल सकती है, लेकिन जो एसेंस है वो नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग, हमारे अपने लोग, जो लोग बेचारे नहीं रहे और बहुत बीमार हो गए बहुत लोग। कारण क्या था? कारण यही था कि हम जो ज़्यादा फास्ट फूड की ओर बढ़े हैं, जो हम अपने
जो हमारी भारतीय परंपरा के व्यंजन है उनको छोड़ दिया हमने कच्ची चीज़ों को छोड़ दिया, हम स्प्राउट्स को छोड़ दिया, फ्रूट्स को खाना छोड़ दिया। उस वजह से हमारी इम्यूनिटी लोअर हो गई और शरीर में एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर, हमारे अंदर जो है अशुद्धि का भंडार भर गया। चेहरा बड़ा अच्छा दिख रहा है, व्यक्ति में शरीर में भी ताकत है, लेकिन उसमें तो गंदगी भरी है। और उस गंदगी के कारण, क्योंकि भाई वो आपके अंदर जो मशीन है, जैसे गन्ने के रस से निकल रहा है, ऐसे उसका भी तो कुछ तत्व निकलेगा। वो उसने क्या किया, ब्लड और लिम्फ की इरेगुलरिटीज कर दी, उसमें गंदगी कर दी। तो अब ब्लड क्या करता है, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। ब्लड क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेके जाता है, आपके शरीर में जो पोषक तत्व है उनको लेके जाता है और गंदगी को भी वहां से निकालता है। तो हमारी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या है, हमारा लंग्स है, श्वास लेना छोड़ना, काम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। स्किन है, पसीना। अब पसीना की जब हम बात करते हैं, पर्सपिरेशन की बात करते हैं, तो आजकल पसीना बंद है, क्योंकि आप एसी में रहते हो। कहीं भी जाके एसी में रहते हो, पसीना निकलेगा कैसे? योग ध्यान कुछ करते नहीं है, एक्सरसाइज करते नहीं है और धूप में जाते नहीं है, तो पसीना नहीं निकलता। तो भाई वो जो बाहर निकलने वाली बीमारी थी वो कैसे होगी, निकलेगी नहीं बाहर। तो इसीलिए जब वो बाहर नहीं निकलेगी तो आप बीमार होगे। मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, अब हम अभी ये जो पूरी 3 दिन की कार्यशाला में आपको यही बताएंगे कि जो हम इमोशनल, जो हमने साथ बनाना था, लोगों के साथ काम करना था, वो ना करते हुए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके कारण जो एक बैलेंस नहीं रहता, प्रॉब्लम, तो उसके कारण जो हमें दिक्कतें होती हैं, तो ये सब आपको बताएंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह को कैसे हम दूर करें। हम केवल दूसरों को आक्षेप करना, दूसरों की बुराई करना, ये सब में लगे रहते हैं। तो ये देखिए, अब आप कहोगे कि ये क्या आप लेक्चर देने लगे इस तरह का। देखो, मैं तो आपकी स्वास्थ्य की बात बता रहा हूँ, मैं तो लॉ ऑफ नेचर बता रहा हूँ। ये करना क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी बीमार होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं है। केवल नेचर को अपने साथ पकड़ लीजिए। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। और क्या हो जाता है, इनबैलेंस ऑफ द वाइटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है, इसको भी नापने की मशीन क्लिनरोफोटोग्राफी से बहुत पहले से, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग जानते होंगे कि क्लिनरोफोटोग्राफी होती थी, जिसमें पता लगा कि हाथ में किसी गिलास को पकड़ा है तो उसकी हम फोटो खींच के पता लग जाते थे कि ये इसमें किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। साइन दो लोगों ने किए हैं अलग अलग, दूसरे ने भी वैसे ही बनाए हैं, लेकिन असली आभा मंडल मालूम चल जाता है, जिसको बायोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही ये आपका जो पूरा शरीर है, ये भी एक आभा मंडल का पुंज है, जिसको मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूँ। अगर नेगेटिव वाइब्रेशन होगा तो वो गलत हो जाएगा, उसमें एक आभा मंडल की वो हो जाएगी। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा तो आप छोटे हों, बड़े हों, काले हों, मोटे हों, छोटे हों, दुबले हों, या किसी भी तरह से होंगे, लेकिन आप एनर्जी के भरपूर मात्रा में होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये मजबूत हो जाता है। इसके बाद आप कैसे बीमार होते हो, एंटीबायोटिक्स है, वो फाइट करता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, उसके कारण आपका वो एंटीबॉडी बनने लगती है, लेकिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए बहुत सारी मजबूत चीजें हैं। अगर आपको जुकाम होता है, दस्त होता है, तो इसका कारण क्या है कि अंदर गंदगी है, वो बाहर निकल रही है। आपको बुखार आता है, आपको वॉमिटिंग होती है, आपको सर दर्द होता है, तो ये अलार्म है आपके लिए कि हम बीमार हो रहे हैं, तो हमें उससे ठीक होना है। ये शरीर आपको आगाह कर रहा है। तो ये जो, इसलिए एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल हम वायरल में भी एंटीबायोटिक्स दी, बहुत सारी दवाइयाँ बंद हुई। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कोई डॉक्टर भी अपने तरफ से पूरी तरह से लगे थे, उनको ही नहीं मालूम था कि ये अदृश्य शक्ति जो कोरोना जिसका नाम है वो क्या आ गया। लेकिन जितने लोगों ने अपने घर में, बहुत सारे लोग मेरे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा, उनको मैंने बताया, हमारी हेल्पलाइन बनी हुई थी, हम उनसे कह रहे थे कि कोशिश करिए कि घर में रहिए, और वो सब घर में पूरी तरह स्वस्थ हैं। जो गया हॉस्पिटल, अब ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति को प्रॉब्लम थी वो गया होगा, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम हुई, वो अभी भी जो वापस आए उनके साथ, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद साइड इफेक्ट हो जाता है। तो आगे जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रोग का कारण कीटाणु नहीं है। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब की जो हम बात करते हैं,
वो जो है रोग का कारण नहीं है। वो कारण क्या है, ये रोग कब हो रहा है, ये जो बैक्टीरिया वायरस फंगस कब आ रहा है आपके पास। तो इसीलिए आप अपने को धोखा मत दीजिए कि आप ये कहो कि रोग का कारण कीटाणु है। रोग का कारण कीटाणु नहीं है, रोग का कारण है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, विजातीय तत्व का आपके शरीर में इकट्ठा हो जाना। और एक कैसे हो जाता है इकट्ठा, तो जहां इम्प्योरिटीज है वहां वर्म है, वेयर इम्प्योरिटीज देयर वर्म्स। जहां गंदगी है वहां कीड़े। आप देखो दोनों जगह आप देख रहे होंगे, एक शुद्ध पानी आ रहा है, नदियों के पानी में आपको कहीं कीड़े दिखाई दिए, आप जब रुकी हुई कहीं नालियां दिखाई देंगे वहां पे कीड़े होते हैं। आपके वहां मच्छर पकड़ने वाले लोग आते हैं, कहते भाई कूलर में पानी था उसको साफ कर दो, फेंक दो। अगर आपने कूलर में पानी फेंक दिया तो मच्छर पैदा नहीं होंगे, कूलर में पानी रह गया गंदगी हो तो। इसलिए रुकी हुई जगह पे गंदगी पे ही कीटाणु आते हैं। यही हमारा शरीर भी वैसा ही है, अगर इसके अंदर गंदगी होगी तभी आपको बीमारियां आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो हम कोविड के उसमें 2-4 बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें भी अपने शरीर में, क्योंकि सिम्टम्स वाइज जो अगर कोरोना की कोई भी मेडिसिन नहीं आई है अभी तक, ठीक है ना, और ये किसी वायरल जो बीमारी होती है उसकी कोई मेडिसिन होती नहीं है, उस सिम्टम्स के आधार पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वो आप घर में कर सकते हैं। अगर आपको इम्यूनिटी मजबूत करनी है तो ये सब आप लोग कर ही रहे थे, गार्गलिंग, हॉट वाटर, साल्ट, है ना, नीम ऑयल, ये सब आपके घरों में है। नेजल इरिगेशन है तो सलाइन वाटर, हम नेति क्रिया करते हैं, गाय का घी यूज कर लेते हैं, सरसों का तेल यूज कर लेते हैं, तो आपका ये नेजल पैसेज ठीक हो जाता है। उसके बाद नेति क्रिया, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी का मतलब क्या है, आजकल हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारण क्या होता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट हमारे उसके ब्यूटी प्रोडक्ट के कारण जो एसेंस आ रहा है, क्योंकि सारा चीज केमिकल है, तो आपका पता लगा सब कोई कहता है मेरा एक नाक बंद है, होता है दूसरा नाक बंद है, वो हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट लगाए जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा दिन कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। और इस तरह का जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट है, जैसे सी मैप लखनऊ में है, ऐसे 8 जगह पे जो मेडिसिनल प्लांट के द्वारा जो सेंट बनता है उसको आप लीजिए, उससे आपको फायदा भी होगा। तो यूकेलिप्टिस है, पीपरमिंट है, ये सब चीजें जो आपको आसानी से मिल जाती है, इनसे हमें लंग्स की डिसीज में भी फायदा हुआ है। यूकेलिप्टिस का भी जो स्टीम लिया उससे भी फायदा हुआ है। नेचुरोपैथी में बैलेंस डाइट करनी जरूरी है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, आप थोड़ा बहुत योग कर लीजिए। देखिए हम आपको नाद मेडिटेशन बता रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये सब आप थोड़ा थोड़ा तो करना शुरू करिए, देखिए फिर कैसे आपको आनंद आएगा। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो योग तो इसके लिए भरपूर अच्छा है, आप सब लोग जानते हैं, मैं ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आपके सारे लोग बोलते हैं। उसके अलावा आपके जो हम कुछ टेक्निक जो आपको बता रहे हैं, कपाल भाती आगे आपको बताएंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो नींद को पूरा रखना। आप एक सबसे बड़ा जो फायदा यहाँ पे नजर आया, तो सब जगह फीडबैक में कि भाई हमने नाद मेडिटेशन किया और हमें नींद बहुत अच्छी आ रही है। अभी आप कल परसों से हमें बताएंगे जरूर इस बात को, तो गारंटी। तो नींद अच्छी आएगी तो ये सब बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा, अब सिम्टम्स आ गए तो भी हमें वही करना है। तो इसीलिए नेचुरोपैथी क्या करती है कि उसके चिकित्सा भी वही है और उसका प्रेम भी वही है। या तो आप इसको प्रकृति को माँ मान के उसके साथ प्रेम कर लीजिए, उसको आत्मसात कर लीजिए, तो बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हो गए फिर दोबारा से प्रेम कर लीजिए। आपकी माँ जो है, जिसको ममता कहते हैं, उसको आप पहले प्रेम कर लिए तो भी आपसे प्रेम करेगी, गुस्सा कर लिया, आप बीमार हो गए तब भी आपसे प्रेम करेगी। ऐसी प्रकृति माँ है, तो ठीक भी आप ऐसे हो जाएंगे। तो इसमें जो सिम्टम्स वाइज जो ट्रीटमेंट है वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये सब हम आराम से महसूस कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लगभग बहुत लोगों ने आपको बताया होगा, आप लोग कर भी रहे हैं, तो जिन्होंने किया है उनको फायदा भी बहुत हुआ है। तो ये सब जितने भी अवॉइड करना है आपको, बाहर की चीजें लगभग अवॉइड कर लीजिए, अभी कुछ समय तक तो और कर लीजिए। फिर कभी कभी हफ्ते में एक बार खा लेंगे, तो ऐसा भी हमारा शरीर नहीं है मजबूत कि एक दिन जो है रसगुल्ला नहीं खा सकता, एक दिन पकौड़ी कचौड़ी नहीं खा सकता, ऐसा बेकार शरीर नहीं है। योग करते रहिए तो ऐसा हफ्ते में एक दिन हम
कुछ भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने जीभ का टेस्ट को मारना नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से आपको मजबूत करना है। तो हम क्या क्या करें, तो आप देखिए गुड़ लीजिए, जो चीनी, जो सफेद चीज है, चीनी नमक, दो चीजें जो सफेद है, और चावल और आटा। तो आटे में चोकर डाल के रखिए। चावल ले रहे हैं तो उसमें भी आपको लाल चावल यूज करने हैं। जो चीनी आप ले रहे हैं, चीनी को एकदम बंद कर दीजिए, चीनी की जगह क्या लीजिए, गुड़ लेना शुरू करिए, गुड़ बहुत अच्छा आता है, या खांड आती है बहुत अच्छी, उसको लेना शुरू कर दीजिए। नमक जो है वो जितना कम ले सकते हैं अच्छा है, या फिर आप सैदा नमक या पत्थर वाला जो नमक आता है या काला नमक, उसको लेना शुरू करिए। सुबह सब कहते हैं पराठा खाओ, जो पंजाब वाले पराठा खाते हैं, साउथ इंडियन कुछ और दली चीजें खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज खाते हैं। तो मैं नहीं करा कि मत खाइए, लेकिन 12 बजे तक आप क्या करो, बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए अच्छे मीठे फ्रूट्स लेना शुरू करिए। अगर आप मीठे फ्रूट्स लेने शुरू करेंगे, खट्टे भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी है वो खट्टे फ्रूट्स ना लेके मीठे लेंगे, तो आपको भरपूर मात्रा में फायदा होगा। तो ये सब हमारी स्थिति है। तो जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, आपके आयुष मंत्रालय द्वारा भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ऐसी चीज बता रही हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। तो फिर हमें एक चार्ट हम बना लेंगे, जो हम आपको यहाँ से भेज देंगे। अपने हिसाब से आप चार्ट बना लीजिए कि सुबह 6 बजे, देखिए 5-6 बजे जरूर एक बार उठिए, सूर्य दर्शन करिए। हम लोग सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, सूर्य को जल अर्पण की बात करते हैं, है ना। नहीं तो ऐसा भी कुछ मत करिए, सूर्य देवता कोई आपसे नाराज नहीं होने वाले, उनको आप नमस्कार नहीं करोगे तो, है ना। आप उनके पास जाके 15 मिनट ऊर्जा ले लीजिए। भाई क्यों लेनी है, अब आप तो साइंस बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई वो जो सूर्य है वो इकोसिस्टम में सबसे ऊपर आता है। वो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो आहार बनता है, वही तो आहार आप ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सूर्य योगी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आहार ही नहीं ले रहे हैं, जल भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी से सीधे अपनी एनर्जी बना रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, वो कन्वर्ट होती है। तो ये हमने देखना है, तो ये हम पूरा करेंगे। और लास्ट में मैं जो आपको यहाँ पे जो समझाना चाहूँगा कि हमारे पास भरपूर मात्रा में शक्ति है। हमारे पास माइंड में इतनी शक्ति है कि हम ये छोटी मोटी कोरोना मोरोना या जो भी नाम इसको रख दो, इसके कारण डरने वाले नहीं है। और ये इसलिए आपके पास आया है कि भगवान कहता है कि भाई करो जरा, तो कुछ तो मेहनत करो, हैं। वो हमने छोड़ दिया, हम सब कुछ दूसरे के भरोसे हो गए। तो ये जो शक्तियां हैं हमारी, वो शक्तियां हम इसके द्वारा ले सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी इसके बाद आगे बताऊंगा। हम थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल करते हैं, उस आनंद के स्थिति में जाते हैं। और अभी अगर ये हमारी बातों को समझ में आया है तो और सारे लोग भी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। अब आपको आसन नहीं करना, अब आपको आसन नहीं करना, अब आपको आसन नहीं करना है, आपको हंसना है, आपको ध्यान करना है। जो हमारा सार है उसके लिए इतना ज्यादा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब आपके लिए आ रहा है। और इसीलिए बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया है, और लोग भी करिए कि हम इस नाद मेडिटेशन को, इसीलिए आप में आज तक आपने ध्यान नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आज आप सब लोग ध्यान में पहुंच जाओगे, ये हमारी प्रॉमिस है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अच्छा, अब बहुत लोगों ने वीडियो ऑन किया है, इसका मतलब कुछ लोगों तक मेरी बात, मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ, बहुत अच्छा। हम सब कुछ लोग क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, हम बाद में करेंगे, अभी आप करते जाइए और क्वेश्चन आपने अपने बीच लेते रहिए, ठीक है। तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, और अब फिर से हम पहुंचते हैं योगाचार्य मंजरी जोशी के पास, और वो आपको मेडिटेशन में लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा वीडियो हमारे ऑन होने लगे हैं, बहुत सुंदर। अभी हम बच्चे कुछ लोग बन पाए हैं, अभी धीरे धीरे हम बनेंगे, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे बनने का क्रम, तो बच्चे बनने के क्रम में एक बार फिर से हम
एक अभ्यास करने वाले हैं। आसनों का अभ्यास हम कर चुके हैं, उन आसनों से ही हमको स्टेबिलिटी आती है, जिससे कि हम लोग ये प्राणायाम और ध्यान की तरफ को जा पाते हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा अभी जो होने वाला है वो प्राणायाम और मेडिटेशन का होने वाला है। तो आई होप सब तैयार हो। जिनको थोड़ी सी भी बैक प्रॉब्लम है तो वो बैक सपोर्ट ले सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि हमने ये सारा जो अभ्यास है वो आंखें बंद करके करना है। देखिए, आंखें बंद करके हम इंटरनल हो पाते हैं, जब आंखें खुलती है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है, हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो क्या करना है, हमने कमर गर्दन सीधी करनी है। और कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हमने 4 अभ्यास करने हैं हमने ध्यान की तरफ जाने के लिए। तो 4 अभ्यास में से जो पहला अभ्यास है वो है कपालभाति। आप सबने सुनी है। इसमें क्या करना है, कपालभाति शुद्धि क्रिया, सांस बाहर पेट अंदर। नाक से हमने सांस लेनी है, मुंह के द्वारा ना सांस लेनी है ना छोड़नी है, थ्रू आउट हमने। ठीक है, तो पेट अंदर श्वास बाहर। सभी करके देखिए, सभी कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए, सभी करके देखिए। जितने लोग मुझे दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हम अगला अभ्यास करेंगे वो करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का। अब भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेने और छोड़ने दोनों की ही आवाज आएगी। किस प्रकार से, अब इसमें पेट का कोई रोल नहीं है। अभी तक हम लोग पेट से एक्सरसाइज करते हैं, अब हम पेट का कोई रोल नहीं है इसमें। अब हमने ये लंग्स के लिए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की एक्सरसाइज है। कैसे, करके देखिए सब। लंग्स को एक्सपेंड करना है और स्क्वीज करना है। इसे कई लोग हैंड्स के साथ भी करते हैं, पर हमने जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। तो राइट, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा अभ्यास होगा वो अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। अनुलोम विलोम में हमने दाहिने हाथ से मुद्रा बनानी है, इसे प्रणव मुद्रा बोलते हैं। यानी कि थंब से हमने अपना राइट नोस्ट्रिल पे हाथ रखना है, थंब रखना है राइट नोस्ट्रिल पे, इंडेक्स फिंगर रखनी है अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल में। ठीक है, अब सबसे पहले बाएं यानी कि लेफ्ट साइड से श्वास भरना है और राइट साइड से श्वास बाहर निकालना है। अब राइट से ही वापस भरना है और लेफ्ट साइड से श्वास बाहर निकालना है। इसी प्रकार से करते जाना है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और देखिए, ध्यान रहिए, जब आप ये हाथ रखेंगे तो इसको इस प्रकार से नहीं रखना है। जब हम इस तरह से हाथों को रखते हैं तो हमारी जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स जो होती है वो टायर्ड हो जाती है, हम बहुत देर तक नहीं कर पाते। इसलिए जो हमारी कोहनी होगी इस तरह से हमारे पास होगी। ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर के पास होगी, इससे हमारा हाथ थकेगा नहीं। इसके अगला जो हमारा अभ्यास होगा वो होगा ओमकार की चैंटिंग का। यानी कि हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, परंतु छोटे छोटे ओमकार करेंगे। देखिए किस प्रकार से, ओम 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 ओम। ठीक है, सभी समझ में आ गया। और बस इसके बाद आपने केवल सुनना है जो मैंने बोलना है। राइट, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया। अभी सभी लोग तैयार हो जाइए एक समझिए कि एक अद्भुत जगह में पहुंचने के लिए। आपको अब नए नए एक्सपीरियंस होने वाले हैं, पर शर्त केवल इतनी है कि आप आंखें नहीं खोलेंगे। अगर थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, सामान्य करेंगे श्वास को, फिर दोबारा अभ्यास प्रारंभ करेंगे, परंतु कोई भी आंखें नहीं खोलेगा अगर आप सच में कुछ एक्सपीरियंस, सच में कुछ नया फील करना चाहते हैं। ठीक है, इसको अनुभव करना चाहते हैं इस योग को। तो सभी कमर गर्दन सीधी, हाथों से ध्यान मुद्रा बनाइए, अपने हाथ जो है अपने घुटनों पर प्लेस कीजिए और आंखें कोमलता से बंद। अब केवल सुनना है और अभ्यास करना है। से पहले शुरू करेंगे कपालभाति, पेट अंदर श्वास बाहर।
बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, करते जाइए। कपालभाति, आंखें नहीं खोलिए, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है, केवल सुनना है, आत्मसात करना है और अभ्यास करना है, केवल इतना ही है और कुछ नहीं। कुछ देर के लिए आंखें बंद रखें, बहुत मजा आने वाला है अभी अंत में। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी, थकेंगे तो रुकेंगे परंतु आंखें नहीं खोलेंगे और फिर से अभ्यास प्रारंभ करेंगे। कपालभाति शुद्धि क्रिया। शांत हो जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी। अगला अभ्यास प्रारंभ करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। लोहे की धौंकने की भांति श्वास लेंगे, छोड़ेंगे आवाज के साथ। जिनको भी बीपी हाई रहता है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करेंगे और 10 से या 20 से ज्यादा वो नहीं करेंगे इस अभ्यास। बाकी सब पूरी तरह से कीजिए, श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, पूरा चेस्ट एक्सपेंड कीजिए। अगर थकेंगे तो रुक जाएंगे, श्वास सामान्य करेंगे, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसके बाद फिर से अभ्यास प्रारंभ करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे फोर्स के साथ। बहुत बढ़िया, शांत हो जाएंगे, आंखें बंद ही रखें। महसूस करें वाइब्रेशन, कंपन पूरे शरीर में। अब धीरे धीरे इंटरनल होने का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। आप और डीप में पहुंचते जा रहे हैं, इस फिजिकल बॉडी से अंदर की ओर पहुंचते जा रहे हैं। महसूस करें वाइब्रेशंस पूरे शरीर में। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाहिने हाथ से मुद्रा बनाएं, आंखें बंद ही रखें। आपका अंगूठा दाहिनी नोस्ट्रिल पर रहेगा, राइट नोस्ट्रिल में, आपका रिंग फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल में। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरें और राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालें। और फिर से दाहिनी यानी कि राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरें और बाएं नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालें। इसी प्रकार से इस क्रम को करते जाएं, परंतु ध्यान रहे लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास बाहर निकालें, विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी प्रेशर। अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास के लेने और छोड़ने किसी भी प्रकार से कोई भी आवाज नहीं आती। आप धीरे धीरे लंबा श्वास अंदर लें, धीरे धीरे
लंबा श्वास बाहर निकालें। महसूस करते जाएं, जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की ओर फूलता जा रहा है। जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं तो आपका पेट अंदर की ओर दबता जा रहा है। When you inhale, your stomach bulging out. When you exhale, your stomach sinking down. करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अभ्यास को प्रारंभ रखें। जितने लोगों की वीडियो ऑन है सभी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हाथ थके तो आप अपने बाएं हाथ से भी अभ्यास कर सकते हैं। शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे हाथ नीचे ले आए। फिर से ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर दोनों हाथ स्थापित करें। आंखें बंद रखें। अगला अभ्यास ओंकार का उच्चारण। छोटे छोटे ओंकार का उच्चारण करेंगे, पूरे रिदम के साथ, पूरे भाव के साथ। ओम 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 ओम। शांत हो जाएंगे। वाइब्रेशन जो लोग ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकते वो मुंह बंद करके केवल मकार की चंटी कर सकते हैं। सभी लोग शुरू हो जाएंगे। इस प्रकृति के सौंदर्य आप एक ग्रीन गार्डन के बीच करते हैं। ध्यान मुद्रा। चारों तरफ हरी भरी घास है, मानो किसी ने हरे रंग का कालीन बिछा रखा है। गार्डन के चारों ओर ऊंचे घने वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे फूल उगे हुए हैं, लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी। हर प्रकार के रंगों को देखने की कोशिश करें जो देखने में आपको सुकून दे रहे हैं।
पक्षियों के चहचहाने की आवाज आपके कानों में मधुर संगीत बोल रही है। दूर कहीं बहते झरने की आवाज आपके ब्रेन वेव्स को, आपके मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर रही है। ऊपर खुला आकाश, मानो किसी ने नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो। शरीर को छूकर जाती हुई ठंडी फ्रेश एयर महसूस करें प्रकृति के इस सौंदर्य। देखें तो इस प्रकृति की खूबसूरती, सुने तो इसमें होने वाली हलचल को। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। Concentrate only on your breath. Inhale and exhale. आपका पूरा ध्यान केवल आपकी श्वासों पर। देखें, सुने, अनुभव करें अपनी श्वासों के आने जाने के प्रोसेस को। केवल कुछ ही देर और अपनी श्वासों की उल्टी गिनती शुरू करें। श्वास ले रहे हैं 20, श्वास बाहर निकाल रही हैं 20। श्वास ले रहे हैं 18, श्वास बाहर निकाल रहे हैं 18। धीरे धीरे से श्वास ले, एक सहज श्वास, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। श्वास अपने आप हो रहा है, अपने आप अंदर जा रहा है, अपने आप बाहर आ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। इनहेल 15, एक्सेल 15। बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं। केवल कुछ देर और, केवल 2 मिनट और। इनहेल 12, एक्सेल 12। धीरे धीरे आपकी श्वास और गहरी होती जा रही है। इनहेल 10, एक्सेल 10। केवल आधा मिनट और। Inhale 8, exhale 8। एक भी श्वास आपकी अनुमति के बिना ना अंदर जाए ना बाहर आए। पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ अपनी श्वासों के केवल दर्शन करें, केवल देखें। श्वास ले रहे हैं 5, श्वास बाहर निकाल रही है 5। केवल 15 सेकंड और। श्वास ले रहे हैं 3, श्वास बाहर निकाल रहे हैं 3। बहुत ही बढ़िया, सभी कर रही हैं।
एकाग्रता का विकास होता जा रहा है, क्षमता विकसित होती जा रही है। श्वास ले रहे हैं 2, श्वास बाहर निकाल रहे हैं 2। बस सिर्फ 1 सेकेंड और श्वास ले रहे हैं 1, श्वास बाहर निकाल रहे हैं 1। साइलेंस महसूस करें इस शांति को, मानो आप किसी और ही दुनिया में हो। महसूस करते जाएं इस शांति को, पीस। धीरे धीरे से अपने हाथों को पास लेकर आए, आंखें अभी भी ना खोलें, हाथों को पास लाएं, आपस में हाथों को रब करें, हाथों को रब करते जाएं और हाथों से आई एनर्जी को, अभी आंखें नहीं खोलेंगे, इस एनर्जी को, इस हीट को, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर पर, पहले अपने चेहरे पर लगाएं और अपने दोनों हाथों और पैरों पर इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अप्लाई करें। एक बार फिर से अपने दोनों हाथ रब करेंगे, फिर से रब कीजिए तेजी के साथ और तेजी के साथ। बहुत बढ़िया। देखिए और आपकी एनर्जी जनरेट हुई दोनों हाथों के बीच में। अब दोनों हाथों से कप शेप बनाएंगे, यानी कि अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, उंगलियों को नहीं रखेंगे, हथेलियों को रखेंगे, पाम्स रखेंगे और धीरे धीरे अपनी पाम के अंदर ही आंखों को ब्लिंक करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए प्रकाश की ओर आएंगे, अपनी आंखें पूरी तरह से खोल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से सभी लोगों ने किया जिनको मैं देख पा रही थी। ओवर टू यू सर। वेलकम बैक। मुझे लग रहा है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए। हम लोग जरूर बातचीत भी करेंगे और हम उसका आनंद भी लेंगे। तो इससे पहले इसका जो साइंटिफिक टेक्निक है वो हमारे डॉक्टर विक्रम सर जुड़े हुए हैं। आप हमने करीब आपने 250 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। आप वैसे फिजिकल एजुकेटर हैं लेकिन योग के साथ में जुड़े हुए हैं। योग में भी आपने रिसर्च का बहुत सारा काम किया है। मैं डॉक्टर विक्रम सर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर विक्रम सर। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया रिजुविनेटिंग आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज म्यूट है, म्यूट म्यूट करिए। आ रही आवाज। ठीक है आ रही है। ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया ब्रेन को रिजुविनेट करने वाला सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रेन के बारे में और हार्मोन्स के बारे में आपको ब्रीफ में बताता हूँ। सर एक सेकंड के लिए मैं आपसे समय लूंगा। जी जी। बस यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर विक्रम सिंह जी फिजिकल एजुकेशन में ट्रेंड हैं और उनका कैरियर जो है एक तरह से स्वर्णिम रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो पटियाला में है वहाँ से आपने पढ़ाई की है और फिर बाद में उसमें आगे पीएचडी भी किया है और योग में भी आप योग और प्रकृति चिकित्सा में भी आप ट्रेन हैं। तो एक ये भी फर्क होता है, अक्सर ये चर्चा होती है कि कसरत और योग में कोई फर्क नहीं है। फिजिकल एजुकेशन वाले ऐसा लगता है कि जो धारणा है उसमें सिर्फ जो शरीर है, शरीर को ही ठीक रखना चाहिए। लेकिन आपकी दोनों जो गति है, न केवल आप जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा है उसमें निष्णात हैं, बल्कि आप योग में भी प्रशिक्षित हैं। तो इन दोनों का समन्वय आपके पूरे व्यक्तित्व में और उसके आधार पर आप अपनी बातें रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर अपनी बात। थैंक यू सर, थैंक यू ओझा जी। तो मैं जल्दी से जल्दी जो आपने किया उसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी हैबिट्स आती हैं, ठीक है। जैसे हमारी बैठने की हैबिट्स नहीं है। मैं देख रहा था बहुत लोग रेस्टलेस भी थे। हमारी कंसंट्रेशन भी हमारी हैबिट पे डिपेंड करती है,
हमारा फोकस जो है वो हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। जिनको बहुत देर तक फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की आदत होती है, वो अक्सर प्रेयर करते हैं, आपने देखा होगा। तो प्रार्थना का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, उसके अंदर आपकी जो रिटेंशन एबिलिटी है, कंसंट्रेशन एबिलिटी है, जो ज़्यादा देर तक बैठने की एबिलिटी है, वो काफ़ी इंप्रूव होती है। आज की डेट में हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिन्होंने मोबाइल बनाया है, वो इस तरह से बनाया है कि वो आपको हाईली एडिक्टिव बना देता है। कहने का मतलब, एक पल में आप हंस रहे हैं जब कोई अच्छा वीडियो आ जाता है, दूसरी तरफ जब कोई रोने वाला वीडियो आता है फिर आप रोने लग जाते हैं। तो आपका जो ये मूड स्विंग है, ये जो अटेंशन स्पैन है, उसको बहुत हद तक वो कम करता है। अब हैबिट की अगर बात करें, तो यदि हम H को हटा दें, जैसा आपकी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, HABIT हैबिट होता है। अगर हम H को हटा दें तो अ बिट स्टिल रिमेन्स। अ बिट मतलब थोड़ा। अब आप हैबिट के स्पेलिंग में से ए को हटा दीजिए, H और ए दोनों को हटा दीजिए, तो बिट इज स्टिल देयर। अब आप बी को हटा दीजिए, HAB तीनों को हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि इट इज स्टिल देयर। तो हैबिट्स को ब्रेक करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हम प्रयास करते हैं लेकिन हैबिट्स हमारी ब्रेक नहीं होती। तो जब हम नाद योग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं जो कि हमें छोटे छोटे अनुव्रतों को लेने में मदद करते हैं। अनुव्रत का मतलब, जैसे मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं आज किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, मैं आज अपने माइंड में नेगेटिव विचार नहीं लेके आऊंगा, या आज मैं गाड़ी चलाते समय हॉर्न नहीं बजाऊंगा, या कोई अगर गाड़ी चलाते समय मेरे को पीछे से हॉर्न बजा के तंग करता है तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स यदि हम अपने में फॉर्म करें तो हम बहुत हद तक सक्सेस हो सकते हैं लाइफ के अंदर, छोटी छोटी चीजों को अडॉप्ट करके। अब देखिए, रिसर्च ये बताती है कि जो म्यूजिशियंस हैं, खासकर जो पियानो प्ले करते हैं और जो डांसर्स हैं, उनके अंदर हम ब्रेन की जो क्षमता वो सबसे ज्यादा पाई गई है। उनका जो सेरिबेलम है उनके बीच में, और सेरिब्रम के बीच में, और ब्रेन स्टेम, तीनों के बीच में जो फंक्शनिंग है वो बहुत इम्प्रूव्ड, कोऑर्डिनेशन उनका काफी बेटर पाया गया। उनका इमोशंस, जो कि मेनली हमारे पीनियल ग्लैंड से कंट्रोल होता है हिप्पोकैम्पस के अंदर, वो बहुत बैलेंस्ड और स्टेबल पाया गया। इसलिए जब भी आप गाने सुने, जैसे हम रेट्रो म्यूजिक सुनने की कोशिश करते हैं, हम पुराने देवानंद के राजेश खन्ना के गाने सुनने की कोशिश करते हैं, अमिताभ बच्चन के गाने सुनने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारा मूड शाम के टाइम पे ये करता है कि हम कुछ ऐसे सॉन्ग सुने, हम मॉर्निंग के अंदर जो है हम रिजुविनेटिंग सॉन्ग सुने। जैसे अभी आपने म्यूजिक सुना मेडिटेशन के अंदर, ये सारा का सारा म्यूजिक क्या है, ये आपको नेचर के साथ जोड़ता है। आपकी अपना म्यूजिक जो है जब ब्रेन क्रिएट करने लग जाता है धीरे धीरे, तो आपका अपना जो म्यूजिक जनरेट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल होता है। और नाद योग मेडिटेशन का जो म्यूजिक है वो धीरे धीरे क्या होती है, उस पर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाती है, और हमारे अपने ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का जो डांस है, उनके बीच का जो म्यूजिक है, उसे जब आप अनुभव करने लगते हैं तो वो सही माने में मेडिटेशन कहलाता है। तो एक और रिसर्च ये बताती है कि जो लंदन के कैब ड्राइवर्स हैं, मतलब एक ड्राइविंग और नई चीजें सीखना, उनको रास्तों का बड़ा जबरदस्त ध्यान है। जैसे आप जानते हैं, हम मजाक में कह देते हैं कि विमेन जो हैं वो सबसे ज्यादा बैड ड्राइवर्स होती हैं, और वुमेन को जो डायरेक्शन का नहीं पता लगता। एक बार वो कहीं उनको बता दो कि आपने कनॉट प्लेस जाना है, और दूसरी बात बोल दो कि उनको आज फिर से कनॉट प्लेस जाना है, तो वो कनॉट प्लेस नहीं पहुंचा पाती, लेकिन वो कहीं कहीं खो जाती। वेयरएज जो मेन का ब्रेन है वो इसमें थोड़ा बेटर होता है। तो ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं बताती है कि किसका ब्रेन क्यों शार्प होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नेविगेशन के मामले में, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के मामले में, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे ब्रेन्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो न्यू कनेक्शंस बहुत जबरदस्त तरीके से बनते हैं। उससे क्या होता है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी जो है, हमारी जो एक इनर स्ट्रेंथ है, इनर वॉइस है, वो हमारी काफी ग्रो करती है। तो ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके बारे में मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो है, हमारे रिवार्ड केमिकल होता है डोपामिन। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में रिलीज होते हैं। जैसे अभी म्यूजिक और मेडिटेशन में डोपामिन हमारा रिलीज होता है। जब हम इसको रिलीज करने के लिए फिजिकली, जब हम अपने खाने के अंदर चेंजेस लाते हैं, कॉफी का कम सेवन करना, एक्सरसाइज को बढ़ा देना, शुगरी प्रोडक्ट्स को हम कम कर देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर डोपामिन का रिलीज अपने आप शुरू हो जाता है। और ये अपने आप में एक तरह का रिवार्ड भी है। हम खुद को हम रिवार्ड करते हैं कि हाँ ठीक है, हमने ये संकल्प किया था कि हम चीनी नहीं खाएंगे और हमने चीनी को छोड़ दिया, तो अपने आप में हमें फील गुड एक फीलिंग होती है। दूसरा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, जब हम अपने जो पेट एनिमल्स हैं
जो अपने छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, हमारे माताजी पिताजी को जब हम गले लगाते हैं तो भी डोपामिन हमारे शरीर में रिलीज होता है। आप इमेजिन करिए, कोरोना लॉकडाउन के अंदर आपको खूब मौका मिला परिवार के साथ रहने का, तो कितनी बार आप दिन में अपने बच्चों को, अपने माताजी पिताजी को, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को हग करते हैं और लविंगली हग करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे हम लव हार्मोन कह देते हैं, बड़ा मिलता जुलता हार्मोन है। उसके अंदर भी जब हम पॉजिटिव कन्वर्सेशंस करते हैं, जब हम गाना गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो 10th क्रेनियल नर्व है, जिसे हम वेगल नर्व कहते हैं, वो हमारी स्टिमुलेट होती है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज होता है। सेरोटोनिन भी मूड रेगुलेटर का काम करता है, और जनरली विटामिन डी, जब हम सूरज की रोशनी को ज्यादा ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर रिलीज होता है। एंडोर्फिन एक पेन किलर हार्मोन है। रिसर्च ये बताती है कि एंडोर्फिन का इतना पावरफुल इफेक्ट होता है कि जब इसका रश, इसका गश शरीर के अंदर होता है, तो इवन चाइल्ड बर्थ में भी यदि एंडोर्फिन का रिलीज एनफ है तो आपको लोकल एनेस्थीसिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये दो प्रकार के हार्मोन्स मेनली हैं जो बारी बारी हमारे शरीर में सिक्रीशन होता है। जैसे क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सोने से पहले रीडिंग कहते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, या हमें मेडिटेशन करना चाहिए, या हमें कोई कहानी जो है वो जरूर सुननी चाहिए। बचपन में आपने देखा होगा, आपने जरूर सुनी होगी कहानी। उसके अंदर जो भी कहानी या न्यूज़पेपर या हम स्टोरी या नॉवल पढ़ते हैं, वहाँ ब्रेन फंक्शन या हैप्पीनेस कैसे आती है। सबसे पहला जो इंप्रेशन होता है वो होता है शॉर्ट स्टोरी। हम पढ़ते हैं कि स्टोरी के अंदर एक्चुअली दिया क्या गया है। तो रीडिंग क्यों बेटर है स्क्रीन में किसी सीरियल को देखने से? क्योंकि इससे डीप जब क्यूरियोसिटी हमारी डेवलप होती है कि अरे इसके अंदर ये इस रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, इसके अंदर इस तरह की कहानी जो है प्रोग्रेस होगी, इसके अंदर ये सीन बनेगा, तो एक एंडोर्फिन हार्मोन, हमारी क्यूरियोसिटी रिलीज होती है, तो एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। और जब हम उसको पढ़ने के लिए थोड़ा 2-3 पैराग्राफ पढ़ते हैं, 4 पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो एक ऑब्स्टिकल हमारी ब्रेक हो जाती है कि हाँ, अब हम इस नॉवल को छोड़ नहीं सकते। जब तक ये नॉवल हम फिनिश नहीं करेंगे, जब तक इस स्टोरी को फिनिश नहीं होती, तब तक हमारी एक्साइटमेंट, हमारा जो वो है वो बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो वहां पर हमारा रिलीज होता है डोपामिन एंड हार्मोन। जब हम उसको पढ़ते चले जाते हैं, रिपीट करते चले जाते हैं, इन एक्सरसाइजेस को, इस रीडिंग हैबिट को, स्टोरीज को सुनते हैं, तो हमारी एक हैबिट क्रिएट होती है, जनरेट होती है कि हाँ, इस समय पर सोने से पहले हमें पढ़ना है। उसी का रिवार्ड जब हमें मिलता है तो हमारे ब्लड के अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है। और जब हम कहानी सुन लेते हैं या कहानी हम पढ़ लेते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे थॉट्स, हमारा इमेजिनेशन, हम विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को। वो जो विजुअलाइजेशन हमारा होता है, उससे हमें एक सीख मिलती है, जो हमें कहानी जैसे दादी नानी बचपन में सुनाया करती थी, तो हम कहानी सुनने के बाद उनको गले लगा देते थे कि नानी आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, दादी थैंक यू वेरी मच। वो नानी, हमारी दादी जो थी, वो भी बच्चों को हमें गले लगा लेती थी। तो ये जो ब्रेन के अंदर टच से, गले लगाने से, ये जो सेंसेशन शरीर में रिलीज होती हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हम देखते थे। तो अब आप इमेजिन करिए अपनी लाइफ के साथ अटैच करके कि लास्ट टाइम कब आपने कहानी सुनी और सुनाई बच्चों को, और कब आपने बच्चों को गले लगाकर सुलाया। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल एमआरआई और पेट स्कैन की इमेजेस हैं जो बताती हैं कि जब हम शांत होकर बैठते हैं, जैसे नाद योग मेडिटेशन के हम जब अंदर हम बैठते हैं, तो किस तरह से हमारे ब्रेन के जो न्यूरो सेंटर्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ब्रेन का हमारा जायरिफिकेशन है, वो किस तरह से हमारा दिखाई देता है। ये इमेजेस हैं हमारी। और दूसरी जो हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर जो है हम या ब्रेन वेव्स की बात करें, वो हमारा दूसरे तरीके से हमें दूसरे टेस्ट के माध्यम से, आजकल बायोमेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि इमीडिएटली हम बता सकते हैं कि ब्रेन कहाँ किस तरह से फंक्शन कर रहा है। हम भी अपनी रिसर्च के अंदर, अपनी लैब के अंदर बहुत सारी बायोफीडबैक मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं नवयोग माध्यम से। नादयोग मेडिटेशन से पहले करते हैं, फिर हम मेडिटेशन का एक सेशन करते हैं, उसके बाद में हम आपकी ब्रेन वेव्स और ब्रेन फंक्शन के बारे में पेट स्कैन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आपको पॉजिटिव फीडबैक दें, जिससे आप अपने जितने भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन है उनको कंट्रोल कर सकें। एक ये छोटा सा टेस्ट आप कभी भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा वृक्ष आसन करते हैं हम। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कोई किसी तरह की इस्चेमिक स्ट्रोक या कोई अल्जाइमर या पार्किंसन रिलेटेड बीमारी तो नहीं होने वाली, तो आप एक काम करिए, सीधे खड़े हो जाइए और अपना राइट लेग या लेफ्ट लेग के ऊपर एक एक करके बैलेंस करने का प्रयास करिए। आंखें खोलकर करिए और उसके बाद हाथों को बिना उठाए करिए। उसके बाद धीरे धीरे अगर बैलेंस खराब होता है तो हाथों को उठा लीजिए। कई लोग आप देखेंगे कि इस छोटे से टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि कितना सेंसरी बैलेंस, कितना मोटर कंट्रोल और किस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ब्रेन के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है, इस छोटे से टेस्ट से हम बता सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी फ्यूचर के अंदर आपकी होने वाली है, किसी तरह की बीमारी होने वाली है या नहीं।
थैंक यू वेरी मच। बस मैं थोड़े समय में इतना ही बता पाया और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप थोड़ा बात को जो मैं कन्वे करना चाहता था, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, शायद आप समझ पाए। थैंक यू। तो और मैंने अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, सभी लोग एक बार अटेंडेंस अपना लगा लीजिएगा। जी, चलिए अटेंडेंस पे लगा दीजिए। तो अब जो है हम लोग आराम से बातचीत कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आज का सेशन जो है, जो मूल आपने देखा कि जो ज्ञान और फिर अभ्यास और विज्ञान तीनों पक्ष हुआ इसमें। अब जैसा कि पहले भी कहा था कि सेशन के अंत में तो आपके मन में अगर कुछ सवाल हो, बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा आगे ही बढ़ गए हैं, तो फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप अभी सवाल रख सकते हैं। किसी का भी कोई सवाल हो तो 2-3 सवाल ले सकते हैं जोशी जी। सवाल नहीं भी हो फिर भी अपना अनुभव बताएंगे एक दो जने। ओझा जी बोल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए मैडम। जी सभी को नमस्कार। जी मेरी वॉइस आ रही है क्या? Am I audible to all? Yeah, you are audible. Please go ahead. नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा अनुभव रहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि योगा एंड मेडिटेशन हमारे ब्रेन किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। आवाज कट गई जी आपकी। फिर से आवाज एक बार दोबारा से बोलिए। हेलो। हाँ फिर से एक बार बोल दिए, थोड़ा तेज। हाँ जी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा जो हमने अभी आप लोगों के साथ में किया। एंड जब हम प्राणायाम कर रहे थे तो हमने पर्पल कलर की लाइट देखी, उसका क्या पर्पस था। और सेकंड चीज, क्योंकि छात्र भी यहाँ पर हमारे हैं और मैं इनकी टीचर हूँ, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेडिटेशन एंड योगा से ब्रेन की रिमेम्बरिंग पावर को या कॉग्निटिव पावर को कितना इंक्रीज कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद। इसका साइंटिफिक पक्ष काफी डिटेल में है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारा जो ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड है और जो हिपोकैम्पस है, ये मेनली मेमोरी, रिटेंशन, प्लानिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कह देते हैं, जब रिलीज होते हैं तो एक स्ट्रेस की साइकिल ब्रेक हो जाती है। अक्सर हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक एक स्ट्रेस की साइकिल में घिरे हुए रहते हैं, तो बार बार शरीर के अंदर हमारे एपिनेफ्रिन और जो ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स हैं, सॉरी कॉर्टिसोल, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो रिलीज होते रहते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम अडाप्ट कर गए, जैसे सेले की स्ट्रेस थ्योरी है, हम ये सोचते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, टेंशन तो होती है, स्ट्रेस तो होता है। हम तब तक इस चीज को रियलाइज नहीं करते जब तक हम मेडिटेशन या आसन नहीं करते। जब हमें एक अनुभव होता है कि हाँ देयर इज समथिंग बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे, तो एक साइकिल ब्रेक होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस की एक चेन बन गई थी, एक के बाद एक लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। हम देखते हैं सारे आसपास भाग दौड़ रहे हैं, सारे टेंशन में हैं, तो कोई बात नहीं, हम ये भी नॉर्मल है, हम भी टेंशन में है, तो क्या हो गया, सभी तो टेंशन में। तो ये रियलाइजेशन, ठीक है ना, जब हमारा होता है, जब हमें एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हमारी बिहेवियर में और हार्ट में आती हैं। तो हार्ट और ब्रेन दोनों के बीच में जब एक कनेक्शन बनता है, वो पॉजिटिव कनेक्शन बनता है, और हमारे जो ब्रेन के अंदर दो पार्ट हैं, एक आपने देखा ग्रे मैटर है, एक व्हाइट मैटर है, तो ये सारा फंक्शन मेनली उन न्यूरॉन्स का है, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, जिनके बीच में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस तब होती है जब ज्यादा फायरिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स की फायरिंग उसके अंदर होती है, प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। अब वो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है, लेकिन साथ साथ हम रिलैक्स्ड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पे पूरी तरह से रिलैक्स्ड भी हैं
और दूसरी तरफ से जो है वो हम कोई डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस भी सफर हो रही है। हम रिलैक्स्ड वे में, जैसे हम अल्फा ब्रेन वेव पैटर्न कह देते हैं कि जो भी डिसीजन लेते हैं हम रिलैक्स्ड वे में लेते हैं, सही वे में लेते हैं, उसी को हम कहते हैं बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ईड़ा पिंगला के बीच में जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, कुंडलिनी जागृत होती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारी योग, ध्यान, मेडिटेशन, आसन, इन सब चीजों के द्वारा धीरे धीरे जब हम अचीव करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप देखेंगे या आप नाद योग मेडिटेशन करेंगे और जब हम लैब में टेस्ट करेंगे आपको ईईजी के माध्यम से, कुछ ऐसे प्रोफाइलिंग होती है हमारी ईसीजी के माध्यम से, और इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पांस हमारे हैं, रेस्पिरेशन बायोफीडबैक है, तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि हाँ आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम एम्पलीफाइड फॉर्म के अंदर आपके ऑटोनोमस रिस्पॉन्सेस की फीडबैक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके लिए ऑफलाइन करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए यहाँ हम जो मिस कर रहे हैं वो टच और फिजिकल कांटेक्ट वाला जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम मिस कर रहे हैं। तो अभी केवल थ्योरी को हम कवर कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा बताया। मैं आपको इसका व्यवहारिक प्रयोग बता दूं कि जैसे आपने कहा कि मुझे कलर दिखाई दिए, तो हम कलर देखे या किसी ने कुछ इमेजिनेशन देखी या कोई नेचर की साउंड हमें सुनाई दी, इसका मतलब हम ध्यान की स्थिति में पहुंचे, सीधा सीधा। अब उस ध्यान की स्थिति को हम कितनी देर तक रख सकते हैं, कितनी देर तक मेंटेन करते हैं, ये जब हम पूरी कार्यशाला में समझेंगे। कि भी कार्यशाला में जो हमारी वर्कशॉप हो रही है, हम इसमें केवल हम ये सोच लें कि ध्यान, अब मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ध्यान तो हो गया, इसके बाद क्या होगा, ध्यान कैसे करेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं ये पैसिव ध्यान है। तो एक्टिव ध्यान क्या है? तो एक्टिव ध्यान ये है कि जब हम रीडिंग करते करते खो जाते हैं, 2-3 घंटे हमें मालूम नहीं पड़ते। हम पेंटिंग बनाते बनाते हमें 2-3 घंटे, हमें खाना भी हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये सब जो है हम उस एक्टिव ध्यान की ओर जा रहे हैं। हम खाना बनाते हैं, भूल गए, हम 2-3 घंटे खाना बनाने में व्यस्त हैं और खाना इतना जोरदार बन गया हमारा। क्यों? क्योंकि वहां पे आप ध्यान में हैं। तो ये पहला टच जो है आप लोग ध्यान से हुआ है। इसके अलावा कुलदीप जी। जी धन्यवाद सर। कुलदीप जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है कुलदीप जी, तब तक आप अपना प्रश्न पूछिए। जी धन्यवाद। जी थैंक यू। कुलदीप जी, प्रहलाद जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। और कोई व्यक्ति भी अपनी बात कहना चाहे, उनको क्या अनुभव हुआ वो भी बता सकते हैं। वैसे तो लगभग आपने अपने अनुभव इसमें डाले हैं, बहुत अच्छा है। सर बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा और मैं तो इसी तरह से जो विचारधारा है, प्रकृति के साथ रहना, और जितना हम प्रकृति के साथ रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, गांव की ओर लौटें, गांव में एक मकान बना लें। तो ये योग की साधना है। मुझे लगता है योग की साधना अपनी ओर लौटने की साधना है, और ये ध्यान की साधना है, ये भी अपना स्मरण करने की साधना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और जो आज बताया गया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नवाचार है, ये नवाचार निश्चित रूप से सबके लिए लाभदायक होगा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, और आपको धन्यवाद, मेरे विश्वविद्यालय को धन्यवाद कि इतना अच्छा कार्यक्रम ये संयोजित हुआ। थैंक यू सर। श्रीमान जी नमस्कार, प्रणाम सभी को। जी बताइए। जब सर मेडिटेशन कर रहे थे तो मुझे एक साफ स्वच्छ उजाला दिखाई दे रहा था और कुछ छोटे छोटे जानवर दिखाई दे रहे थे सर, वो मैं नहीं समझ पाया जानवर। हाँ देखिए, ध्यान के अभी हम ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन ध्यान में जाने के बाद, जिसको हम जीरो अवस्था बोलते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा जो हमारे 5 सीट हैं, हमारा शरीर कितना अंदर है, जिस शरीर की हम बात करते हैं, जिसकी रखरखाव में हम कोट टाई पैंट और वो लगा के, अपनी क्रीम पाउडर लगा के जो हम अपने को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं, उसका रोल केवल 5% है, और बाकी जो 95% है
वो अंदर है। और इसीलिए वहां तक जाने की जो यात्रा है, एक जो ट्रैवलिंग जो आप लोगों ने करी, जो क्योंकि मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कि लगभग 70-80% लोग वहां पे पहुंच गए, और वहां पे पहुंचने के बाद जो अनुभव हुआ है उसको आप शेयर कर रहे हैं। तो अभी ये यात्रा है, इसका मतलब आप पहुंचे हैं, अब उसको रोकना कैसे है, होल्ड कैसे करना है, अफर्मेशन क्या देनी है, वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। धन्यवाद गुरु जी। आरती जोशी जी। नमस्कार सर, मैं आरती जोशी बोल रही हूँ। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ध्यान हम लगाते हैं, ध्यान में बहुत सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर सर मुझे आज तक मतलब इस चीज का जवाब नहीं मिला कि एक पोस्चर की नीड क्यों होती है ध्यान में। मतलब आप एक पोजीशन में होल्ड करके बैठना क्यों जरूरी है? ध्यान अगर प्रैक्टिस में है तो आप तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो ये पोस्चर क्यों सिखाया जाता है हर जगह ध्यान में? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण जो मैंने आपको बताया था कि एनिमल और ह्यूमन में एक सबसे बड़ा अंतर है कि हम लोग जो है वर्टिकल है ना, वो हॉरिजेंटल है, उनका सर नीचे रहता है और हमारा सर सीधा रहता है। और ये बहुत बड़ा अंतर है ट्रांसफॉर्मेशन का। एनिमल ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता। कुछ आप देखिए, जैसे एलिफेंट है, उसका मस्तक थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन जो और सारे हैं, बनमानुष हैं या फिर बंदर हैं, वो कभी कभी ऊपर ऐसे करके चलते हैं। कुछ डॉग भी ऊपर ऐसे करके चलते हैं। यानी कि जो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है ना, कॉस्मिक एनर्जी मिलने के लिए जो सीधा ऊपर से जो आना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है, ये सब चीजों की जब हम बात करेंगे तो वो है एक शांति, एक रिलैक्सेशन। तो इसीलिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पोस्चर में बैठ के ही ध्यान करें, नंबर 1। ठीक है, आप कहीं पे भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कोई पोस्चर की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए पोस्चर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट के, जैसे योग निद्रा करते हैं तो हम नीचे लाई डाउन कर लेते हैं, लेट जाते हैं, तो आपको नींद आ जाती है। अगर हम पोस्चर में बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप अवेयर रहेंगे, जिसको मैंने प्रेजेंट मोमेंट कहा है, जिसको मैंने नव योग कहा है। आप जैसे ही आपको नींद आएगी, झटका लगेगा, आप फिर उठ जाएंगे। तो ध्यान और नींद, क्योंकि जो समाधि है, समाधि की तमोगुणी स्थिति नींद है। नींद भी समाधि है, ट्रांस स्टेज, 0 अवस्था, उसमें भी आप सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन वो तमोगुणी अवस्था है उसकी। और जब आप लगातार हर चीज को आप अवेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान लगाने की जरूरत ही पड़ती नहीं। तो हम कहते हैं ना, ध्यान से करो भैया, ये काम ध्यान से करो। वो ध्यान वो है असली में। ये जो हम करा रहे हैं ये तो पैसिव ध्यान है, गाइडेड ध्यान है। तो आपको बिल्कुल सही आपने कहा कि किसी पोस्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने की जरूरत है। जैसे हमने आज तक गुस्सा करें उसको सीखा,